में है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको मिलकर। दीदी माँ चरणेश्वर कर रहा हूँ आपको। नमस्कार नमस्कार खुश रहो सब लोग। चलिए सुदेश्वर जी नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार सुनीता जी। हाँ नमस्कार, खुश रहो निशा, सुधाकर जी। नमस्ते। बहुत ही शुभ मौका है, मुझे देर से शुभकामनाएं मिलेगी आपको। संध्या पर हम सभी भाई बहन जुड़े हुए हैं। राखी की पूर्व संध्या पे शुभकामनाएं। राखी की पूर्व संध्या पर, राखी की पूर्व संध्या पे सब भाई बहन एक साथ जुड़ गए। अजय कल की छुट्टी रखना अजय। हाँ वो मैंने आज ही पटल पे डाल दिया है। मैंने कहा वरना सब बच्चे वगैरह आए हैं। नहीं विदा मुक्त कर दिया मैंने, आज सुबह ही कर दिया, दोनों दिन को विदा मुक्त कर दिया। और आज का भी कार्यक्रम हम कोशिश करेंगे कि 6:30 बजे बिल्कुल खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सबको कहीं ना कहीं मार्केट शॉपिंग में जाना। हाँ इस समय सभी मेहमान आए हुए हैं, सब किसी के यहाँ कुछ न कुछ है। हाँ वैसे आज उपस्थिति थोड़ा सा मुझे ऐसा डर सता रहा है कि उपस्थिति भी कम ही रहेगी मेरे ख्याल से आज, क्योंकि सब हाँ अपन सोच रहे हैं हो सकता है ज्यादा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो देशर जी को सुनने कैसे नहीं लोग आएंगे। इतने लोग आप लोग हैं, आप लोग एक आदमी 100 के बराबर है, तो 500 लोग तो अभी जुट गए। वीना जी उपस्थित है, वीना जी उपस्थित है मंच पर। नमस्कार। नमस्कार। अनिल जी नमस्कार। आज तो सिद्धेश्वर सर का मैं अवसर ग्रुप देख रहा था। हाँ। बहुत आनंद आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। आज योगराज प्रभाकर जी थे ना। प्रभाकर सर को सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था। जी। हाँ। आज तो सुधाकर जी की रचना पे भी टिप्पणी थी उनकी। जी। अच्छा सुधाकर जी थे क्या? हाँ। मैं उस समय नहीं ज्वाइन कर पाई, मन तो था। हाँ करूँगी नहीं तो आज का प्रोग्राम। तो उनके कारण समझते कि 20 से अधिक लोग आए हुए थे मंच पर। और बहुत अच्छी उपस्थिति थी। जी और बहुत सटीक लोक कथाएं भी अच्छी पढ़ी गई और बहुत सटीक है। नहीं तो योगराज प्रभाकर को तो देख के कई लोग भाग जाते हैं डर के मारे, पता नहीं क्या बोल देंगे। क्योंकि वो बड़ा निष्पक्ष बोलते हैं, निष्पक्ष और निर्भीक बोलते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। सिद्धेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो हम लोगों को मौका दे रहे हैं। नहीं सबसे बड़ी बात ये कि योगराज जी हम लोगों की लोक कथा की नींव की समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सही बात है। ये आदरणीय सिद्धेश्वर जी के कारण मौका मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अरे हम आप लोग के आभार है, आप लोग नहीं रहेंगे तो फिर मंच का क्या अस्तित्व है। अभी एक तरफ अजय वर्मा जी चला रहे हैं, लोक कथा को लेकर समर्पित है। बिल्कुल आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से। मेरा तो पूरा आशीर्वाद है। मैं तो आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। मैं तो आपकी पत्रिका को बहुत अच्छा चल रहा है अपना, बहुत बढ़िया चल रहा है। आपकी पत्रिका आपके को मैं अपना ही समझता हूँ, इसलिए मैं अपनी से कोई अलग पत्रिका नहीं निकालता। और मेरी हर कलाकृति आपके लिए समर्पित रहती है, किसी भी अंक के लिए। और बहुत मेहनत आप भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग का सहयोग मिलता है और इस माध्यम से कुछ लोग प्रकाश में आते हैं, कुछ सामने आते हैं, किसी की रचनाओं में सुधार होता है, परिष्कार होता है, तो और अधिक प्रसन्नता होती है कि चलो मेरा मेहनत मैंने कि हम लोग का मेहनत, मेरा तो नहीं कहेंगे, हम लोग का मेहनत सार्थक हुआ। और अजय जी से तो हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है। बल्कि मेरा दुर्भाग्य था कि निशा भास्कर जी जब मैं दिल्ली था तब से ही प्रयोग कर रही थी कि मैं भेंट वार्ता के लिए शामिल हो जाऊं, और महीना में आपका एक बार होता है। लेकिन दुर्भाग्य से हर महीना कुछ ऐसे काम पड़ जा रहे थे कि मैं शामिल नहीं हो पा रहा था। ये मेरी इच्छा थी कि आप लोग की इच्छा को मैं पूरा करूं। आज मैं किसी तरह समय निकाला कि नहीं, आज आपके सामने जो अभी अर्चना मंच पर आई है। अर्चना जी नमस्कार। नमस्ते अर्चना जी। अर्चना जी सुबह आज बोल रही थी कि कैसे क्या करना है। मैंने उनको बताया कि अभी आप तो अच्छे दर्शक, कार्यक्रम के शुभारंभ किया जाए। बिल्कुल जी।
धन्यवाद। मंच पर उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार। बाकी लोग माइक को म्यूट कर ले तो अच्छा लगेगा, आवाज़ आएगी ठीक। बाकी लोग माइक को म्यूट कर ले। हाँ, सभी माइक को म्यूट कर लेंगे। और मंच पर उपस्थित सभी विद्वत जनों का मेरा प्रेम भरा सादर नमस्कार है। और कथा दर्पण साहित्य मंच अपना मासिक कार्यक्रम साक्षात्कार इनसे मिलिए लेकर के आज उपस्थित है। और इससे पहले मैं इस मंच की गरिमामयी सभी कार्यक्रमों के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से यह मंच अपने कार्य लघु कथा के लिए, साथ में अन्य गद्य विधाओं के साथ साथ बाल साहित्य के लिए भी रचनाकारों को समय देता है। यह मासिक कार्यक्रम है, लघु कथा वाचन का मासिक कार्यक्रम होता है। माह के प्रथम रविवार को और तीसरे रविवार को इनसे मिलिए कार्यक्रम साक्षात्कार, जिसमें कि कोई न कोई मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मंच पर उपस्थित होते हैं। इसके अलावा जो साप्ताहिक कार्यक्रम होता है दीदी करती हैं। रविवार के दिन चित्र आधारित और शब्द आधारित लघु कथाएं लिखने का लेखन का प्रतियोगिता होती है, जिसके निर्णायक मंच पर तो वरिष्ठ जन है वे निर्धारित करते हैं। तो आइए आज इस कार्यक्रम को मासिक लघु कथा का समीक्षा साक्षात्कार जो सभी कार्य इस पर निरूपित किए जाते हैं, उसी में से यह एक कार्यक्रम है साक्षात्कार का। तो इसका हम शुभारंभ करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय सिद्धेश्वर जी। सिद्धेश्वर जी बहुत ही लघु प्रतिष्ठित लघु कथाकार हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और साहित्य तथा कला साधना में अपने समय का यह सदुपयोग कर रहे हैं। इससे पूर्व मध्य रेल से अवकाश प्राप्त मुख्य टिकट निरीक्षक सिद्धेश्वर जी ने सिर्फ आकाशवाणी और दूरदर्शन के मुख्य धारा के रचनाकार रहे हैं, बल्कि पिछले 40 वर्षों से सतत साहित्य सृजन और अध्ययन के माध्यम से 1000 से अधिक पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता से स्थान पाते रहे हैं। देश विदेश के लगभग सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में उनकी 5000 से अधिक कहानी, कविता, लघु कथाएं, डायरी, भेंटवार्ता, आलेख आदि प्रकाशित हो चुके हैं। और आज भी रचना प्रकाशन के क्षेत्र में वे पूर्णतः सक्रिय हैं। साहित्य कला के प्रति उनका जुनून और उनकी कला साधना का परिणाम है कि पिछले 40 वर्षों में 500 से अधिक लघु पत्रिकाओं के अतिरिक्त देश भर की सभी मुख्य धारा की पत्रिकाओं में हजारों रेखा चित्र और रंगीन कलाकृतियां प्रकाशित होकर एक नया इतिहास रचने में भी वे कामयाब हुए हैं। 2 दर्जन से अधिक पत्रिकाओं एवं पुस्तकों के मुख्य पृष्ठ पर सिद्धेश्वर जी की कलाकृतियां प्रकाशित होकर बहुप्रशंसित रही है। 1 दर्जन से अधिक कविता, कहानी, लघु कथा, बाल कहानी की पुस्तकों के रचयिता सिद्धेश्वर जी प्रतिभा के धनी है और वे साहित्य के हर विधा में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। लेकिन लघु कथा विधा के प्रति उनका विशेष समर्पण है। उन्होंने कृपया मेरा आग्रह है कि सभी अपने माइक म्यूट कर लें। जी रुको, आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। तीसरी लघु कथा पुस्तक प्रेस में है अभी इनकी, और पूरे देश में पहली बार लघु कथा पर मासिक वाला हमारा क्या करें। ये सोनाल खड़े जी की आवाज लगता है माइक खुली हुई है, वो बंद कर ले माइक को। बार डिस्टर्बेंस हो रही है जी। इनकी एक खास बात जो है वो मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे देश में पहली बार लघु कथा पर केंद्रित हस्तलिखित पत्रिका लघु कथा संसार का प्रकाशन भी
किया है और लगभग 3 साल से लगातार हेलो फेसबुक लघु कथा सम्मेलन का आयोजन कर सोशल मीडिया में अपनी अलग छवि बना चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की भी रिकॉर्डिंग जरूर सिद्धेश्वर भाई जी कर रहे होंगे, जिससे भी हमारा भी फायदा होना है। तो बिल्कुल इस बिल्कुल तरह से इनकी बहुमुखी प्रतिभा को हम सभी जानते हैं, पर मैं अपनी लालच को नहीं रोक पाई इनके बारे में बताने से। तो मैं अब मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय सिद्धेश्वर जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आप हमारे मंच पर उपस्थित हुए, तो हाँ, आप लोग सादर अभिनंदन है आपका। हार्दिक आभार प्रकट करना चाहूँगा आप सभी मित्रों को और सभी लोग कथाकारों को, खासकर अजय वर्मा जी जो कथा दर्पण नाम से पत्रिका और संस्था चला रहे हैं, और मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ भी हूँ, हमारे अभिन्न मित्र रहे हैं, इसलिए उनकी सभी पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पर आप देखते हो कि मेरी कलाकृतियाँ आती है। मैं उन्हें यह सहयोग हमेशा देने के लिए निरंतर रूप से प्रतिबद्ध हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लघु कथा के क्षेत्र में जो भी काम करते हैं उनको मैं शुरू से ही साथ देता रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उस आंदोलन में मैं भी एक हूँ। जब डॉक्टर सतीश साहब पुष्करना जी जब बिहार में लघु कथा का आंदोलन आरंभ किए थे, उस समय भी उस आंदोलन में मैं सक्रिय रूप से रहा। अब आप लोग जानते हैं कि लघु कथा पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन मैंने पहली बार किया था, और उस प्रत्येक लघु कथा सम्मेलन में मेरे बनाए हुए लघु कथा चित्रों की प्रदर्शनियाँ लगती थी। उसी प्रकार अजय जी यह जो अभियान चला रहे हैं लघु कथा को इतनी सक्रियता से आगे बढ़ाने में, तो मैं उनके साथ हूँ, आप लोग के साथ हूँ। और आपका यह जो कार्यक्रम है साक्षात्कार, वास्तव में बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और मैं आपको क्या कहूँ, मैं स्वयं चाहता था कि मैं किसी रूप में मैं भी शामिल रहूँ, आपके साथ आप लोग के साथ कुछ साझा करूँ, कुछ विचारों का आदान प्रदान करूँ। आज मुझे वह अवसर आप लोगों ने दिया है, इसके लिए मैं आप लोगों के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर जी उपस्थिति के लिए। इसके संयोजन में निशा भास्कर जी हैं, तो निशा भास्कर जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम उन्होंने हमारा चयन इस साक्षात्कार के लिए किया। धन्यवाद। तो चूंकि बातें हमें करनी है लघु कथा के लिए, तो सबसे पहले हम यह जानेंगे, क्योंकि हर वरिष्ठ जनों का अलग अलग दृष्टिकोण है और आप एक वरिष्ठ लघु कथाकार हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी दृष्टि में लघु कथा क्या है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने निशा भास्कर जी आपने किया है, और इसके जवाब में मैं यह कहना चाहूँगा, यह आपने ठीक कहा कि सबकी अपनी दृष्टि होती है, हमारी भी अपनी दृष्टि है। इसको मानना ना मानना तो अपने अपने लोगों पर निर्भर करता है। हमने जो महसूस किया, चूँकि पिछले साल 40 साल से हम लघु कथा आंदोलन में जुड़ रहे हैं, तो इस मायने से आपने जो सवाल किया कि आपकी दृष्टि में लघु कथा क्या है, मैं जवाब में कहना चाहूँगा कि साहित्य की किसी भी विधा को हम गणित के आधार पर बांध नहीं सकते। जिस तरह गज़ल को बांधा गया है 2 2 1 1 1 2 2 2 1, इस तरह से हम लघु कथा को नहीं बांध सकते, लेकिन इसके हर विधा का अपना शिल्प विधान तो होता ही है। यह मानकर चलिए, एक आकार प्रकार होता है, उसका एक अपना स्वरूप होता है, और इसे हम उस विधा की परिभाषा से समझ सकते हैं। जो परिभाषा दी जाती है उसका आकार प्रकार और सारी चीज़ों को देखते हुए दी जाती है। तो लघु कथा का भी अपना व्याकरण है, अपनी भाषा शैली है, अपना आकार प्रकार है, और जब यह सब कुछ है तो साहित्य की स्वतंत्र विधाओं की तरह लघु कथा की भी अपनी परिभाषा है। लघु कथा के समीक्षकों से लेकर स्वयं लघु कथाकारों ने भी लघु कथा की परिभाषाएं दी है। यह सच है कि प्राचीन काल से 6वें 7वें दशक लघु आकारीय कथा के लिए लघु कथा शब्द ही प्राप्त होता रहा, किंतु आज लघु कथा एक विशिष्ट और स्वतंत्र साहित्यिक विधा है। किसी भी तरह से यह कथा की उपविधा नहीं है, कहानी का संक्षिप्तकरण भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने लघु आकार में व्यापक संप्रेषणीयता
वह प्रभावत्मकता लिए लघु कथा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और लघु कथा का शिल्प सुगठित, सुडौल एवं सशक्त है। हालांकि लघु कथा के लिए शब्द सीमा या पढ़ने के लिए समय सीमा की बात अब बहुत पुरानी हो गई है। लघु कथा के आंदोलन के समय ही हम लोग कहते थे इतने सब समय सीमा होनी चाहिए या इतने शब्द होने चाहिए, ये बात अब बहुत पुरानी हो गई है। अब इस तरह की बातें वे लोग करते हैं जो इस तरह की चीज़ों को नहीं पढ़ा है या नहीं देखा है, जो नए लोग हैं। आजकल वरिष्ठ लघु कथाकारों से लेकर नए लघु कथाकारों तक की अधिकांश लघु कथाएँ 400 शब्दों से 1000 शब्दों के बीच लिखी जा रही है। अब हम ये नहीं बांध सकते कि आप इस किसी कथानक को जबरन आप 200 शब्दों में ही लिखिए या 600 शब्दों में लिखिए। यह कथानक पर भी निर्भर करता है कि हम लघु कथा को कितने शब्दों में लिख सकें। तो 400 से 1000 शब्दों के बीच लिखी जा रही है, जबकि 500 शब्द के आसपास तक की लघु कथा को एक आदर्श लघु कथा के रूप में देखी जा रही है। जैसा कि अजय वर्मा ने घोषित किया है कि 500 शब्दों की लघु कथा है, पर तो ये एक आदर्श लघु कथा का मापदंड है। उसमें 5 शब्द 10 शब्द आगे पीछे हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि जा रहा है, जा रही है, आ रही है, अब उसको 4 शब्द बढ़ रहा तो उसको भी हम हटा दें, ऐसा गणित नहीं है। गज़ल की तरह, गज़ल में तो एक मात्रा भी बढ़ गया तो आपका ख़त्म हो गया। तो लघु कथा में ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक है कि हम लोग मान के चलते कि 500 से 1000 शब्दों के बीच हो। अगर 500 शब्दों तक है तो बहुत बेहतर है। अब आइए कि लघु कथा की परिभाषा को ध्यान में देखें और पढ़ें तो यह बात स्पष्ट हो जाता है कि लघु कथा को लघु कहानी, छोटी कहानी, मिनी कहानी या अफसाना आदि कहना या लिखना बिल्कुल गलत है और लघु कथा के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ है ऐसा कहना। निशा जी, आपने मुझसे पूछा कि आपकी दृष्टि में लघु कथा क्या है। मुझे लगता है हमने जो बातें आपसे अभी कहा उसमें आपके सवाल का जवाब शामिल है। और लघु कथा को समझने के लिए एक सैद्धांतिक बात भी है। जैसा कि मैं आरंभ में कहा कि हर एक विद्वान की और समीक्षक ने अपने अपने स्तर से लघु कथा की परिभाषा किया है। सभी परिभाषाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने जो परिभाषा दिया है वह इस प्रकार है: समाज में व्याप्त विसंगतियों, आंतरिक विस्फोटक विचारों को सांकेतिक शैली और थोड़े से शब्दों में घटना विशेष का प्रभावशाली एवं सशक्त कथ्य के द्वारा व्यापक व्याख्या करने वाला प्रभावकारी लक्ष्य भेद्यता से युक्त एक अणु की तरह अपरिमित ऊर्जा अपने में समाये माइक्रोस्कोपिक फोकस अथवा स्पॉटलाइट गद्य में लघु कथा कहलाता है। ये मेरी परिभाषा है। हम पहले परिभाषा कुछ और भी लिखे थे, लेकिन जब हमने कई परिभाषाओं को पढ़ा तो मुझे लगा कि एक संपूर्ण परिभाषा ये हो सकती है। अब मैं चाहूँगा कि आगे सवाल, हमको लगता है कि पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा विस्तार से। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसी संदर्भ में बढ़ते हैं। लघु कथा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? आज भी लघु कथा की सर्वमान्य परिभाषा उभर कर क्यों नहीं आ रही है, जिसे हर रचनाकार माने? अलग अलग परिभाषाएं क्यों दी जा रही है? जी, आपने ठीक कहा। जैसा हमने कहा कि कई परिभाषाओं को पढ़कर तब हमने एक अपने परिभाषा बनाया। कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारी परिभाषा से सहमत हो या ना हो, या आप अपनी नई परिभाषा दें। इस उत्तर में मैं कहना चाहूँगा कि जी, तो मैं कहना चाहूँगा कि लघु कथा के आवश्यक तत्व में लघु कथा का आकार प्रकार, लघु कथा में आवश्यक विस्तार से परहेज, विषय वस्तु की वस्तु में नयापन, लघु कथा का उचित शीर्षक और लघु कथा का अंत तेजाबी छुअन के एहसास के साथ संवाद लिए योगात्मक प्रभाव जिसको पंचतंत्र कहते हैं, ये सारे तत्व लघु कथा के आवश्यक तत्व हैं। और जब ऐसे सवाल आपने किया है तो मैं एक बात अपनी तरफ से आपको कहना चाहूँगा कि लघु कथा के आवश्यक तत्व में काल दोष को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि कहानी, लघु कहानी या लघु कथा को विभाजित करने में, इसको विभाजित करने में, अंतर करने में इस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान है, काल दोष का। लघु कथा आंदोलन में इन बातों को विशेष तौर पर रेखांकित किया गया था, किंतु लघु कथा आंदोलन से जुड़े हुए या समर्थक लघु कथाकार आज इन बातों को अनदेखा कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं? आपने जैसा कहा कि
को लोग क्यों नहीं मानते हैं, ये तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन मानना चाहिए, क्योंकि लघु कथा आंदोलन में इस बात को विशेष तौर पर उठाई गई थी। लघु कथा आंदोलन में इन बातों को विशेष तौर पर रेखांकित किया था। आज वे क्यों नहीं मानते हैं, क्यों अनदेखा कर रहे हैं, यह जरूर सवाल उठता है। इसलिए इस बारे में थोड़ा विस्तार से कहना चाहूँगा, जिसे मैं नेतराम भारती के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में हमने कहा था। सीधी सी बात है कि लघु कथा में एक दिन, एक क्षण और एक घटना में कही गई बातें होती है। बहुत जरूरी होने पर फ्लैशबैक के माध्यम से हम पहले की बातों को संक्षिप्त में रख सकते हैं। लेकिन यदि हम लघु कथा लिखते हैं तो हमें काल दोष से जरूर बचना चाहिए। यह तो वैसी ही बात हो गई कि कोई गज़ल लिखे और कहे कि इसमें काफिया, रदीफ या मात्रा की क्या ज़रूरत है। गद्य में अपने विचार को प्रकट करे और कहे कि यह कविता है, इसमें कवितापन की क्या ज़रूरत है। दरअसल अपने फॉर्म में रह कर ही कोई भी रचना अधिक प्रभावशाली बनती है, वरना लघु कहानी या कहानी हम क्यों नहीं लिखते, लघु कथा नाम ही हम क्यों देते हैं। किसी भी लघु कथा में यदि हम एक दिन पहले की बात करते हैं या कुछ दिन पहले की घटना आज प्रस्तुत करते हैं तो वह काल दोष के घेरे में आ जाती है। किसी भी लघु कथा में समय का अंतराल काल दोष है। एक समीक्षक ने लिखा है कि काल दोष उस बड़े अंतराल को भी माना जाता है जब सभ्यताएं, संस्कृतियां, भाषाएं, रीति नीतियां इत्यादि सब बदल जाती हैं, और जिस कालखंड की बात हो उसकी भाषा, वेशभूषा, सभ्यता और संस्कृति का चित्रण भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। तब हम कहें कि यह लघु कथा काल दोष से मुक्त है। आज की बात करते करते जब हम कल की घटना की बात कहने लगते हैं, बहुत से आप रचना पढ़ रहे होंगे कि हम लिख रहे हैं आज की बात कर रहे हैं, फिर कल की बात आ गई, परसों की बात आ गई। जब बात करते हैं और यह कहते हैं कि 2 दिन पहले ऐसा हुआ तो वह काल दोष की शिकार हो जाती है। इस दोष से बचकर ही हम एक सार्थक और प्रभावपूर्ण लघु कथा का सृजन कर सकते हैं। आपने कहा लघु कथा की एक यानी सर्वमान्य परिभाषा निर्धारित क्यों नहीं हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लघु कथा ही क्यों, साहित्य की किसी भी विधा की सिर्फ एक सर्वमान्य परिभाषा आपने देखा है क्या, आपने सुना है क्या? सारे विद्वान अपने अपने स्तर और अपनी अपनी समझ से परिभाषा देते हैं और उन तमाम परिभाषाओं के आधार पर ही हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन कोई निष्कर्ष इसलिए नहीं निकालना चाहता है कि हर लघु कथाकार आज खुद को महारथी और भीष्म पितामह मनवाने के पीछे ही परेशान है। ऐसे में कोई किसकी सुने और किसकी माने, अंततः इसका निष्कर्ष तो पाठक ही निकालता है। इस माने से मधुदीप के संपादन में प्रकाशित लघु कथा के समीक्षा बिंदु महत्वपूर्ण शोध पुस्तक है, जिसमें लघु कथा की परिभाषा का विस्तार से विवेचन किया गया है। लघु कथा सृजन के पहले युवा रचनाकारों को यह पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ लेनी चाहिए, और इस जानकारी तथा इस तथ्य तक जाने के लिए इस तरह के आलेख पुस्तक ही काफ़ी है। किसी विश्वविद्यालय या विद्यालय में जाकर शिक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा विस्तार से इसलिए बोल रहा हूँ कि आज थोड़ा लघु कथा के बारे में बोलने के अवसर मिल गया। सारे लघु कथा लिखने वाले लोग हैं जी, बहुत ही विस्तृत जानकारी दे रहे हैं आदरणीय सिद्धेश्वर जी। अब मैं ये जानना चाहूंगी मंच की तरफ से भी कि लघु कथा को शब्दों की सीमा में बांधना कहाँ तक उचित है। यदि हाँ है तो अधिकतम कितने सीमा, जबकि आप पहले बता चुके हैं कि 500 शब्द सीमा होनी चाहिए, पर फिर भी कई बार यह आग्रह आ जाता है कि मेरा तो 900 शब्दों का लघु कथाएं चुनी गई, वहां से पुरस्कृत हो गई, यहाँ पुरस्कृत हो गई। तो जब 500 शब्द सीमा अगर हम मानते हैं कि यह एक आदर्श लघु कथा लेखन के लिए 500 शब्द सीमा होनी चाहिए, 10-15 आगे पीछे हो जाती है तो भी ठीक है, परंतु 900-1000 तक की अगर लघु कथाएं सुनी जाने लग रही है कि 900 शब्दों में लिखी गई मेरी लघु कथाएं वहां से इस संस्था से पुरस्कृत हो गई तो उस संस्था से पुरस्कृत हो गई, उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पुरस्कृत हो जाना किसी रचना की श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र नहीं है, यह पर मैं मान के चलता हूँ। आप ये भी बहुत सी रचनाओं को हमने देखा है कि काल दोष से ग्रसित है, लोग प्रकाशित कर दिए हैं।
अब लोग कहें कि हमारी तो रचना प्रकाशित हो गई। अरे प्रकाशित क्या हो गई? जब संपादक को ही पता नहीं है कि काल दोष किसे कहते हैं तो वो तो प्रकाशित करेगा ही। हमने तो देखा है कि हिंदुस्तान जैसे अखबार में, जो इतनी बड़ी अखबार है, उसमें लघु कथा को लघु कहानी के नाम से उन्होंने छापा। भाई लघु कथा है तो लघु कहानी कहाँ से हो गई? तो संपादक को ही समझ नहीं है तो छापना, प्रकाशित हो जाना और पुरस्कृत हो जाना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। आप अपने से आत्ममंथन कीजिए कि हम जो लोक कथा की परिभाषा पढ़े हैं, हम जो लोक कथा का सिद्धांत पढ़े हैं, उसमें हमारी लोक कथा खड़ी उतर रही है कि नहीं उतर रही है। यदि हम आलोचक समीक्षक बनकर स्वयं को की लोक कथा का आकलन करेंगे तो आप स्पष्ट रूप से, मैंने पहले भी कहा, इससे पहले भी हमने कहा कि यह ऐसा गणित नहीं है कि हम गज़ल की तरह इसको बिल्कुल फिट करके हम लिखे और पढ़े। इसमें 200 कुछ शब्द बड़े, जैसे कि 500 शब्द हमने कहा, उदाहरण देके आप लोग आमंत्रित करते हैं लोक कथा का, और उसमें 10 शब्द कम हो गया या 10, 15, 20 अधिक हो गया, तब हम ज़बरदस्ती उसको छोटा करेंगे। लेकिन यह मान कर चलते हैं, आप अधिकांश लोक कथाओं को देखिए, अधिकांश लोक कथाएँ जो इसको हम आदर्श लोक कथा कहते हैं, जो हमको बहुत प्रभावित करती है, वो अधिक लंबी कभी नहीं होती है। अरे तो पाठक क्यों पढ़ेगा आपकी लोक कथा? वह लोक कहानी क्यों नहीं पढ़ेगा? वह कहानी क्यों नहीं पढ़ेगा? वह तो, अगर हम रसगुल्ला खाने आए, मिल जाएगा जलेबी का स्वाद, तो हम कहें कि यार तुम जलेबी की दुकान में जाते, हम क्या जरूरत है लोक कथा खाने का? तब लोक कथा के आप आप जाइएगा रसगुल्ला की दुकान में, वहाँ लोग परोस देगा जलेबी और कहे खाइए, तो आप तो खाइएगा, लेकिन बेस्वाद खाइएगा, आपको वह स्वाद तो मिलेगा नहीं। तो वही प्रकार है कि जो पाठक यह पढ़ चलता है यह समझ के कि हमको लोक कथा पढ़नी है, अब वो पढ़ने शुरू करता तो देखता है कि उसको तंते नहीं हो रही थी, तो बहुत लंबी है, तो क्यों पढ़ेगा? वो तो या तो पढ़ेगा ही नहीं, तो उठाएगा ही नहीं। इसलिए आप देखते हो कि जितनी भी रचनाएं आज प्रकाशित हो रही है, तो छोटे छोटे आकार वाली लोक कथाओं को लोग ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है, और लोक कथा में भी जो बड़े आकार की लोक कथा है उसको लोक कथाकार भले पढ़ ले, आम पाठक उसको साइड कर देता है, चाहे उसे बहुत अच्छी बात कही गई हो। तो इस मायने से हमको लगता है कि अजय जी ने बहुत अच्छा निर्धारित किया है, 500 शब्दों में लोक कथा भेजिए। अब बात है कि आप जबरदस्ती थोड़े 500 शब्दों में लीजिएगा, लेकिन आप यदि कोई लोक कथा 500 शब्द में लिखी गई है तब आप भेज सकते हैं। लेकिन यह मैं नहीं मानता, और ना मैं इस तरह से लिखता हूँ कि किसी प्रतियोगिता में हमको भाग लेना है और मेरी कथानक यदि 700 शब्दों में पहुँच रही है तो हम उसमें भाग लेने के लिए जबरदस्ती हम उसको 500 शब्दों में कर दें तो रचनाएँ कमज़ोर हो जाएगी, कहीं से प्रभावित आपको नहीं कर सकती है। कहीं ना कहीं से आपको लगे कि अधूरापन है, कहीं से न कहीं हमने कुछ बेईमानी किया है, अन्याय किया है लोक कथा के साथ, कि हमको जबरन 800 शब्दों का मेरी लोक कथा बन रही है और जबरदस्ती हम 500 बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब किसी मानव, अब कोई आदमी छोटे कद का है तो छोटा है, अब बड़े आदमी को छोटे कद करने के लिए उसका किसी का हाथ काट दीजिए, कान काट दीजिए, कहेगा हमने तो छोटा कर दिया, तो आप तो उसका अपंग बना दिए, आपने छोटा कहाँ किया है? यदि वास्तव में जन्मजात रूप से वो छोटा है तो कद उसका तब नाता है, तब उसमें आँख नाक मुँह सब कुछ रहेगा। लेकिन यदि किसी बड़े आकार के व्यक्तित्व को यदि आप काट छूट के छोटा करते हैं तो छोटा हो जाती है। मेरा यहाँ पर ये मानना है। मैंने तो कुछ और भी लिखा था, लेकिन मुझे लगा कि यह कहना मुझे ज़्यादा उचित लग रहा है यहाँ पर। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अधिक शब्दों के कारण, जैसे आपने बोला, अधिक शब्दों के कारण हम लघु कथा को कितनी ही बार छोटी कहानी कह देते हैं। तो आखिर लघु कथा और छोटी कहानी में मूल अंतर क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है निशा भास्कर जी, और अधिकतर लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अभी हमने कहा था कि संपादक भी नहीं समझ पाते हैं, और लोक कथा को लोक कहानी के नाम पर, लोक कहानी को लोक कथा के नाम पर, लोक कहानी को कभी लोक कथा के नाम पर छाप देते हैं कि आकार छोटा है तो लोक कथा ही होगा। लेकिन आपने ये सवाल बहुत किया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं विस्तार से कुछ कहना चाहूँगा और ध्यान भी चाहूँगा कि लघु कहानी को लघु कथा कहना हमारी अज्ञानता है। ऐसा वे लोग ही करते हैं जो लघु कथा को सैद्धांतिक तौर पर नहीं समझते या फिर आकार प्रकार से छोटी रचनाओं को लघु कथा समझ बैठते हैं। आज 50 साल के बौने, हमने अभी जो उदाहरण दिया कि आप 50 साल के बौने यानी छोटे कद वाले को क्या बच्चा कह सकते हैं? फिर आकार में छोटी कहानी को आप लघु कथा कैसे कह सकते हैं? मुझे तो आश्चर्य होता है कि कई मुख्य धारा की पत्रिकाओं के संपादक भी छोटी छोटी कहानियों को लघु कथा के नाम पर प्रकाशित कर रहे हैं, और ऐसी रचनाएं लघु कथाकारों और पाठकों के बीच में भ्रम पैदा करता है
और लघु कथा के व्यक्तित्व के साथ खिलवाड़ करता है। छोटी कहानी हो या बड़ी कहानी हो, उसकी कथा वस्तु में एक से अधिक पात्र होते हैं, एक से अधिक घटनाएं होती हैं, और यह भी जरूरी नहीं कि एक ही दिन की घटना पर वह आधारित हो। जबकि लघु कथा सिर्फ आकार में छोटी नहीं होती, बल्कि उसकी कथा वस्तु ही इस प्रकार की होती है कि उसमें दूसरे दिन आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक से अधिक पात्रों की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक दो से अधिक घटनाएं जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, और तो कदापि नहीं होती। यदि इस बात को गंभीरता से कोई भी पाठक, लेखक, संपादक समझ ले तो वह यह भूल कदापि नहीं कर सकता है कि लघु कहानी को लघु कथा और लघु कथा को लघु कहानी आदि इस तरह की बात को कह के वह स्वीकार करे और इस तरह से वो प्रकाशित करे। तो आपने समझ लिया होगा कि आकार लघु कथा लघु कहानी में क्या अंतर है। हमने ये आपको स्पष्ट कर दिया। जी 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 जी, बढ़िया। आज की लघु कथा और पुरानी जो जातक कथाएं होती थी, जैसे नीति कथा, बोध कथा, प्रेरक प्रसंग, इन सभी में क्या अंतर है? ये भी आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, हालांकि मैं संक्षिप्त में उत्तर देना चाहूँगा कि पुरानी जो जातक कथा, नीति कथा, बोध कथा तथा प्रेरक प्रसंग में आकार प्रकार की बद्धता नहीं है। हो सकता है कि वो 2 पन्ने की हो सकता है कोई लघु कथा की तरह छोटी सी हो, तो हम आकार प्रकार के आधार पर उसको नहीं बांट सकते। लघु कथा का अंत पंच लाइन अथवा चुभीले संवाद के साथ होता है, लेकिन उन सारी चीज़ों आपने जो बताए उसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम उस तरह के वाक्य लाकर संवाद लाकर तब हम अंत करें। उसमें तो एक सीधे सीधे उपदेश देता है या कुछ इस तरह की बातें आती है जो आप पंचतंत्र इसमें पढ़ते होंगे, उसमें वो बातें नहीं आती है। जबकि प्रेरक प्रसंग, हितोपदेश, नीति कथा सिर्फ हमारे भीतर ऊर्जा भरने वाली रचना होती है और इसके पात्र कम या अधिक भी हो सकते हैं। खासकर लघु कथा का प्रारंभ और अंत लघु कथा का प्राण तत्व होता है, जबकि अन्य मिलती जुलती विधाओं के साथ ऐसी बात नहीं होती। लघु कथा किसी न किसी घटना अथवा कथानक पर आधारित होती है। लघु कथा सामाजिक आर्थिक विसंगतियों पर चोट करती है, जबकि मिलती जुलती अन्य जो आप विधाओं की जो चर्चा की है उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। बहुत ही सूक्ष्मता से आप इस चीज को समझाया और आगे चलते हैं। इसी संदर्भ में मैं जानना चाहूंगी कि लघु कथा में वैचारिकता का क्या स्थान होता है? जी, इस तरह में वैचारिकता की जब आपने प्रश्न किया तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन फिर भी हम इसको जो हमने समझा उस आधार पर कुछ कहना चाहेंगे। हो सकता है कि सही भी हो, गलत भी हो। वैचारिकता की आपने बात किया है, तो आप बिना विचार तो साहित्य की किसी भी विधा का सृजन नहीं हो सकता। किसी भी साहित्य को सृजन करने के लिए हमको वैचारिक तो होना ही पड़ता है। यह बात सिर्फ लघु कथा के साथ नहीं, इसलिए लघु कथा के साथ भी वैचारिकता का वही स्थान है जो अन्य विधाओं के साथ है। कई साहित्यकारों का विचार है कि लघु कथा के अनुरूप स्वाभाविक अंत होना चाहिए, वैचारिक स्तर पर निदानात्मक और सुझावात्मक तो होना चाहिए। लघु कथा में विचार का तालमेल, सांकेतिक और प्रतीकात्मकता भी होनी चाहिए। लघु कथा लेखन का उद्देश्य अपनी लघु कथा के द्वारा समाज की किसी कुरीति अथवा विसंगतियों को उजागर करना होता है। ये बात तो हम सब मानते हैं, और जब इस प्रकार हम चिंतन करेंगे और तो हमारे भीतर तो वैचारिक विमर्श लघु कथा के आकार देने में बहुत सहायक साबित होती है, किंतु वैचारिकता का तालमेल वहाँ तक ही बेहतर है जहाँ लघु कथा का अंत ऐसे निष्कर्ष पर ना हो जो सुझाव, उपदेश या निदान को उल्लेखित या रेखांकित करता हो। हमारी वैचारिक संवाद के माध्यम से पाठकों तक पहुँचनी चाहिए, और लघु कथा का अंत हितोपदेश या बोध की तरह कथा की तरह नहीं, बल्कि पाठकों को तेजाबी छुअन का एहसास कराने वाले संवाद के साथ होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने जा रही हूँ, ये जानना चाहूंगी कि आपकी दृष्टि में प्रथम लघु कथा कौन सी है और किस आधार पर आप उसे प्रथम लघु कथा मानेंगे? क्योंकि इस संदर्भ में भी बहुत विरोधाभास है, तो ये मैं जानना चाहूंगी। बहुत निशा जी, आपने बहुत विवादास्पद सवाल किया है।
इसमें अच्छे अच्छे लोग कथाकार लोग ये चाहे तो वही एक ही बात दोहरा देंगे कि फन्ना कि लोग जो लोग कहते आए हैं वही कह देंगे। बड़ा विवाद। अब मैं अपनी तरफ से अगर कुछ कहूँगा तो लोग कहे कि नहीं ऐसा क्यों है, सवाल खड़ा कर देंगे। मैं इसमें अपना निष्कर्ष जो मैं निकाला हूँ वो मैं कहूँगा कि मैं तब तक इस पचड़े में नहीं पड़ता चाहता जब तक अधिकांश साहित्यकार एकमत ना हो। कोई साहित्यकार एकमत है? कोई कहता कि नहीं ये है। अभी योगराज प्रभाकर जी बोल रहे थे कि ये उस कहने माधव जी के लोग कथा कहते, योगराज प्रभाकर भी नहीं मानते हैं कि नहीं, वो अपने तरफ से मानते हैं। वो तो ये कहते हैं कि जो लोक कथा आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा है उसकी लोक कथा को प्रथम लोक कथा माना जाता है। क्यों भाई? हर लोग कहे कि हम सक्रिय है, कौन कहे कि हम नहीं है अपने अपने क्षेत्र में। तो एकमत तो कोई है ही नहीं। तो लघु कथा के समीक्षक आलोचक निष्पक्षता पूर्वक अपना विचार रखें, पूर्वाग्रहित होने के साथ नहीं बल्कि खोजपूर्ण मानक तरीके से। जब समीक्षक आलोचक ही एक मत नहीं है, हमारी बात, हम तो लोक कथाकार हैं, हम तो अपने को समीक्षक नहीं मानते, लोक कथाकार है। लेकिन जो समीक्षक है लोक कथा के और जो आलोचक है वही जब एक मत नहीं है तब लघु कथाकारों से ऐसा सवाल करना भी बेमानी है। हिंदी की प्रथम लघु कथा मानने के कई तरीके और सिद्धांत हो सकते हैं, इस बात को हम मानते हैं। अगर मैं कहूँ कि अधिकांश लोग खोजपूर्ण तरीके से शोध करते हुए नहीं बल्कि गूगल देखकर, आप गूगल खोजिए, सीधे लोग गूगल देखते हैं, हम भी खोल लेते गूगल कि भाई प्रथम लोक कथा कौन है, और वही देख के हम बता दिए। तो हमने कोई खोज थोड़े कर दिया, वो जो आदमी उसमें गूगल में डाल दिया, हम वही बात कह रहे हैं। लेकिन यदि सचमुच हमको तलाश करने की प्रथम लोक कथा कौन है तो उसके लिए हमको बहुत अध्ययन शोध की जरूरत है। और यह शोध अध्ययन कोई करना नहीं चाहता, बहुत आसानी से गूगल खोलकर अपना निष्कर्ष निकाल देता है। अब जैसे कि हमने भी खोज किया और हमने देखा कि उसमें तो बड़ी विवाद है भाई, तो हम कैसे कह दें आँख मूंद कर कि जो लोग कह रहे हैं कि माधव जी की जो लोक कथा वही प्रथम है। हम उसमें देखें कि गूगल देख, अब उसमें जैसे कि हिंदी की पहली लोक कथा छत्तीसगढ़ मित्र नाम की पत्रिका में 1901 अंक में प्रकाशित माधव राव सप्रे की लोक कथा कृति एक टोकरी मिट्टी में प्रकाशित हुई है। लोग तो यही कहते हैं, हर लोग कहते हैं, हम भी यही जानते थे। लेकिन हमने आगे देखा कि नहीं, कई लोग तो और भी मतभेद इसमें बहुत सारे हैं। अब यहाँ विस्तार से मैं बहुत सारी बातें नहीं कहूँगा, इसमें बहुत बड़ी विवाद की बात हो जाएगी। इसमें कई 1876 की बात आ जाएगी जब भारतेंदु जी ने कहा, भारतेंदु जी की किसी रचना को लोगों ने लोक कथाकार कहा है। और हम तो बल्कि जब प्रेमचंद की लोक कथा पढ़े तो हमको लगा हम तो उनकी लोक कथा तो पढ़े नहीं है, कैसे मान ले कि लोक कथा होगी, लोग उदाहरण दें। लेकिन प्रेमचंद की कई लोक कथाएँ हैं सार्थक, उसमें कुछ दोष है, जो जिस लोक कथा में कुछ दोष आ गया तब तो लोक कथा नहीं मानेंगे। लेकिन प्रेमचंद की कई लोक कथाएँ ऐसी जो दोष मुक्त है, तब लोग कहे कि प्रेमचंद की लोक कथा क्यों नहीं प्रथम लोक कथा हो सकती है। तो इस तरह विवाद बहुत है। इस विवाद में मैं फिलहाल तब तक नहीं पढ़ना चाहता जब तक कोई समीक्षक आलोचक के पूरे तथ्य पूरे एकजुट ना हो जाए कि भाई इस आधार पर हम इसे प्रथम लोक कथा कर सकते हैं। तो अभी तो हम वही मानेंगे जो गूगल मान रहा है, क्योंकि भाई हम तो कोई सुधारते हैं नहीं इसके लिए, हम तो एक रचनाकार हैं, हम जो देखते सुनते वही बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर गूगल पर सभी सवाल कई बार तो वो रास्ता भी सही नहीं दिखाता है, तो इतनी बड़ी बात तो कैसे सही बता सकता है? नहीं तो उसमें देख लो कैसा, गूगल कोई ऐसा नहीं है। गूगल में तो हम जो हम लोग जो समझते हैं और जो डालते हैं गूगल वही दिखलाता है। गूगल अपने आप में कोई व्यक्ति और एथी तो है नहीं, विद्वान तो है नहीं। तो लोक कथा में चूँकि अब मान लीजिए कि आपको अशोक भाटिया कोई लेख लिखे, उसमें उन्होंने जो चीज़ स्वीकार कर लिया गूगल में उन्होंने डाल दिया, अब लोक कथा तो वही ना पढ़ेगा, गूगल तो वही पढ़ेगा। कल हम डाल देंगे कि प्रेमचंद की लोक कथा प्रथम लोक कथा है, कोई खोजे तो वो भी उस पर दिखलाएगा। लेकिन इससे हटकर निष्पक्षतापूर्वक मैंने कहा, कोई यह ना देखे कि हमारे क्षेत्र का है कि दूसरे क्षेत्र का है, और हम पूर्वाग्रहित ना हो कि यदि माधव जी की लोक कथा को पहले कह दिया गया तो मैं उसी को कहूँ। इस विचार से बाहर निकल के यदि हम खोजेंगे और सारी लोक कथाओं को सामने रखेंगे और तब देखेंगे कि लघु कथा के पैमाने पर कौन सही है, आकार में नहीं। उसमें बहुत सारे लोग को रचनाकारों को आकार के आधार पर लोग लघु कथा कह दिए हैं, लघु कथा है नहीं। तो इस तथ्य में अभी हमको लगता है इसमें अभी खोज की और जरूरत है इसके बावजूद। बिल्कुल जी हाँ।
आज की लघु कथा का केंद्रीय स्वर क्या है? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया है। लघु कथा के केंद्रीय स्वर का तात्पर्य यदि मनोरंजन, क्रोध, दुख या और अवमानना का संचार करने से है, तो मुझे लगता है कि आज सभी तरह की विषय को केंद्र में रखकर लघु कथाएँ लिखी जा रही है। पिछले दशक हम जब जानते हैं, पिछले दशक में पुलिस की पैशाचिक मनोवृत्ति लघु कथा का केंद्र बिंदु बना रहती थी। उसके बाद स्त्री का शारीरिक शोषण भी लघु कथा का केंद्र बिंदु बनी। यह समकालीन लघु कथा जो आज लिखी जा रही है, यह संतोष का विषय है कि उससे अब थोड़ा आगे हटकर विविधता अनेक विषयों को लेकर अब लिखे जाने लगी है। तेजी से बदल रहे समाज की मान्यता और आधुनिक विचार भी लघु कथा में समाहित अब हो रहे हैं। पुरुष वर्ग से अधिक सक्रिय आज महिला वर्ग दिख रही है लघु कथा सृजन के क्षेत्र में। इस कारण आज की लघु कथाओं में घर परिवार में देखी जा रही विसंगतियाँ और अच्छे बुरे संस्कार, रहन सहन का उल्लेख बहुत देखने को मिल रही है। समकालीन लघु कथाओं में सामाजिक विसंगतियों के अतिरिक्त नित्य बदल रहे फैशन और वैचारिक भेदभाव भी आक्रामक रूप से इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। आप लोग भी जो लोक कथाएँ लिख रहे होंगे उसमें आप देखते होंगे कि अब उस तरह की पहले वाली बात बहुत कम आती है कि पुलिस ने पीड़ित किया और ये किया वो किया। अब जो आ रही है, जो मान्यताएं गलत थी वो उससे हट कर अब बातें आ रही है। और आज जैसे अब पहले लोग अधिकांश आज हम लोग के बच्चे लोग विदेश जा रहे हैं, वहाँ जाने के बाद क्या हमारे ऊपर मानसिकता गुजरी, क्या हमारे ऊपर प्रतिक्रियाएँ हो रही है, हम उसको लोक कथा का विषय बना रहे हैं। आज ये परिवर्तन हम देख रहे हैं और ये संतोष का विषय है लोक कथा के लिए। जी 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 जी। जैसे कि आजकल ये जानना चाहूंगी कि आजकल आप किस समूह गोष्ठी पत्रिका का संकलन अथवा संग्रह के लिए लिख रहे हैं? क्या आप लघु कथा के मांग के अनुरूप लेखन करते हैं? ये अगर समूह गोष्ठी पत्रिका या संकलन आग्रह को ध्यान में रखकर लघु कथाओं को सृजन किया जाए तो उसमें वह जीवंतता नहीं आ पाती जो स्वाभाविक रूप से, स्वतंत्र रूप से जो बातें कही जा सकती है वो जब तक न लिखा जाए। अक्सर प्रायोजित रूप से रचनाओं के सृजन के लिए किसी के मांगे गए विषय के अनुरूप लघु कथा का सृजन नहीं करता मैं। हाँ, पहले से लिखी गई लघु कथा यदि किसी प्रायोजन के अनुकूल हुआ तो मैं भेज दिया तो अलग बात है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी भी बहुत सी प्रतियोगिताएं होते रहती है, तो कि जल्दी में कि स्वाधीनता दिवस के अवसर पर एक कविता लघु कथा भेज दीजिए। रक्षाबंधन आने वाला है तो लोग सोचते हैं प्रभात खबर या किसी अखबार में विशांग मेरी भी लघु कथा आ जाए, तब जबरदस्ती बैठ के हम लघु कथा पर सोच के लिख रहे हैं। मैं ऐसा प्रयास अधिकांशतः नहीं करता। इससे आप विशेषताओं को मेरी रचनाएं आप बहुत कम देखते होंगे, क्योंकि जब मैं उस आधार पर लिखता हूँ तो मुझे खुद संतुष्टि नहीं मिलती। मुझे लगता है कि मैंने कहीं से अपने विचार के साथ हमने अन्याय किया है। एक तरह से काम हो जाता है। हाँ, ये हम बोल सकते हैं। ये वह एक तरह से अब कभी अच्छा काम होता है, आप ठीक बोल रहे हैं। अब मैं कभी होता है ये क्या है कि हम महीनों से लघु कथा नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन जब उस विषय पर केंद्रित होकर यदि लिखना शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पर कुछ लिख लेते हैं। आपका कहना सही है। हमने ऐसा किया है कभी, मैं यह झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने ऐसा किया ही नहीं। कई बार ऐसा हुआ कि भाई बहुत दिन से नहीं लिख रहे, सामने विषय मिल गया तो क्यों ना मैं एक लिख के भेज दूँ, लेकिन मुझे उससे संतुष्टि नहीं मिलती। ये मेरा व्यक्तिगत है, मुझे उससे संतुष्टि नहीं मिल पाती। और उसमें ये भी बात है कि कभी उसमें भी कोई रचनाएँ अच्छी हो जाती है। ये हम नहीं कह सकते कि सब रचनाएं बेकारी होती है, लेकिन किसी भी लेखक को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि हम बाध्य होकर लिखें। फिर आप प्रेमचंद ने इतनी कहानियाँ लिखी तो स्वतंत्र थे लिखने के लिए, सोचने के लिए। उस समय कोई प्रायोजन नहीं था, उस समय कोई प्रतियोगिताएं नहीं थी, लेकिन उस समय जो रचनाएं लिखी गई, क्या उसके टक्कर की आज इतनी रचनाएं लिखी जा रही है? बहुत कम लिखी जा रही है। लेकिन हम उसकी तुलना वहाँ से इसलिए नहीं कर सकते कि वे उसमें जीते हुए लिखते थे। आज हम एयर कंडीशनर रूम में बैठकर यदि हम किसान की तपती हुई धूप पे उस किसान के क्या अनुभव कर रहा है वो लिखना चाहेंगे तो वह अनुभव इस अनुभव में अंतर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब बिल्कुल।
जी हाँ। जैसे कि हर लेखक या रचनाकार या समीक्षक ये कहते हैं कि रचनाएं लिख करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, जी उसको जी पकने दीजिए, फिर आप उसको लिखिए तो अच्छे से वो परिपक्व होकर निकलेगी रचना। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि लघु कथा का पहला ड्राफ्ट लिख करके आप कब तक यूं ही छोड़ देते हैं और फिर उस पर दोबारा कब आप उसको फाइनल टच जिसको कहते हैं जी कब जी। देते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब तक लघु कथा को तैयार करने के लिए फुर्सत ना मिल जाए, या कभी कभी लघु कथा जी हाँ। का अंत समझ में आते ही ड्राफ्ट को सामने में रख देता हूँ। हालांकि ऐसा बहुत कम हुआ है, हफ्ते भर से अधिक समय तो ड्राफ्ट पड़ी रह जाती है। कभी कभी मैं देखता हूँ कि इस पर लघु कथा लिखनी है, कुछ लाइन लिख कर हमने छोड़ दिया, एक सप्ताह लग गई, फिर उसको उठाए और फिर उसको फाइनल करने लगे। लेकिन ऐसी स्थितियाँ बहुत कम मेरे साथ आई है। मैं व्यक्तिगत बोल रहा हूँ, हर लोग के लिखने की अपनी अपनी अपना अपना तरीका होता है। मैं सामान्यतः जब मुझे कोई भावनाएं बहुत मन पर बैठ जाता है और मुझे लगता है कि आज इसको यदि नहीं लिखेंगे तो मेरा मन बहुत भारी रहेगा। कभी आप ये महसूस करते होंगे, आप लोग भी लेखक हैं, और उस समय उस वेदना में चाहे उसके लिए मुझे घर छोड़कर किसी एक रूम में जाना पड़े, किसी कमरे में जाना पड़े, क्योंकि हर जगह तो ऐसा वातावरण मिलता नहीं है, मैं जब तक उसको लिख नहीं लेता मेरा मन शांत नहीं होता। वो जो मैं लिखता हूँ तो मुझे लगता है पहले ड्राफ्ट में हमने जो रचना लिखा है संभवतः वही मेरी पूरी लघु कथा हो जाती है, मुझे फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम जब जबरन हम लिखते, जो आपने बोला कि किसी विषय को ध्यान में रखकर या किसी आयोजन के लिए, वैसी रचनाएं ही मुझे 2-3 ड्राफ्ट में लिखनी पड़ती है, क्योंकि वो तो अंदर से बाध्य होते नहीं है। हमारी आत्मा तो वो बात को कहने के लिए प्रेरित होती नहीं है, तो वैसे में 2-3 ड्राफ्ट बनते हैं। लेकिन अधिकांशतः मैंने जो लोक कथा लिखा है वो मैं अंदर से विवश होकर लिखा हूँ, और वैसी स्थिति में मैं एक ड्राफ्ट में ही लिख कर मैं तैयार कर लेता हूँ। अब थोड़ी बहुत संशोधन भले कर ले, भाषा संबंधी संशोधन, शैली संशोधनों के लिए अलग बात है, लेकिन एक ही बैठक में मैं तैयार कर लेता हूँ। अभी जो नए रचनाकार हैं जो लघु कथा सृजन कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, इसके लिए थोड़ा सा विस्तार से बोलना चाहूँगा, क्योंकि नए रचनाकारों के बारे में तो वो सीधे आजकल किसी से ये सवाल कीजिए तो सीधे बोलेंगे खूब पढ़ना चाहिए। खूब पढ़ना चाहिए? सोशल मीडिया पर तो कम से कम 100 में 50 रचनाएं ऐसी आती जो लघु कथा होती ही नहीं है, तो उसको पढ़ने से क्या हम लघु कथा सीख लेंगे? बहुत अध्ययन के बाद मैं इस पर थोड़ा सा अपना विचार देना चाहूँगा। एक नए रचनाकार हो या पुराने, ये कोई नए रचनाकार के लिए नहीं, पुराने रचनाकार को भी पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। नए रचनाकार हो या पुराने, किसी भी विधा के सृजन करने के पहले उसे विधाओं के श्रेष्ठ और मानक सृजन का अध्ययन गंभीरतापूर्वक करनी चाहिए। जो मानक रूप से आप जैसे योगराज प्रभाकर निकालते हैं लघु कथा कलश, आप जानते हैं, जैसा उन्होंने वो कहते हैं कि बहुत दिनों तो मैं स्वयं अपनी लघु कथा को प्रकाशित नहीं कर सका, क्योंकि मेरे जो संपादक मंडल के लगते कहते थे नहीं, आप अभी आपकी उस स्तर की लघु कथा नहीं हुई है। अब कितना ठोक ठाक के वो लघु कथा को प्रकाशित करते हैं, तो आप वैसी उस पत्रिका में प्रकाशित लघु कथाओं को पढ़िएगा, तब ना आप जानिएगा एक मानक लघु कथा क्या होती है। नहीं तो मैं तो साहित्य अमृत जैसे अंक में भी बहुत सी लघु कथा विषयांक देखा हूँ, उसे आधे से अधिक केवल जो लेखक के नाम से प्रकाशित हो गया, चर्चित लेखक है, लेकिन लघु कथा में कोई जान ही नहीं है। आप तो सोच रहे, हम तो सोच रहे कि बहुत बड़े लेखक का पढ़ लिए है, और यदि वो काल दोष से ग्रसित है अब आप पढ़ लिए हैं तो आप भी तो उसी से प्रेरित हो जाइएगा। तो सिर्फ अध्ययन नहीं, मानक तत्व लिए हुए आप देख लीजिए कि कौन सी रचनाएं कैसे स्तर की लिखी जा रही है, कौन लिख रहा है, उसको पढ़िए। उस रचना के आकार, प्रकार, प्रस्तुति के ढंग को समझना चाहिए, कि वो पढ़ लेने से नहीं हो जाता है। पढ़ लेने से आप जानिए कि इस विषय पर लघु कथाएं लिखी जा रही है, लेकिन पढ़ते समय देखना होगा किसका आकार प्रकार क्या है, किस प्रकार उस प्रस्तुति कर रहे हैं। नकल करने की अपेक्षा मौलिक विचारों का सृजन करने की बात सोचनी चाहिए। जबकि आज से नकल की प्रवृत्ति हम बहुत देख रहे हैं कि वो इस तरह के लिखा है तो हमने इस तरह के लिख दिया है। कुछ अपनी तरफ से आप सोचिए कि हम मौलिकता लाए विचार में या लेखन में ही। पढ़ना सिर्फ इसलिए है कि हम उसी विषय को दोहराए नहीं, हम कुछ नया विषय सामने ला सके। रही लघु कथा के सिद्धांत आलोचना पर लिखी पुस्तक का अध्ययन तो अवश्य करनी चाहिए। अब आप बताइए, इतने लघु कथाकार जो लघु कथाएं लिख रहे हैं, उसमें से आप कहिए कि आप कितनी पुस्तकें पढ़े होंगे
लौक कथा सिद्धांत से संबंधित, लोक कथा नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ। आप गजल लिखने के लिए गजल पढ़ना, गजल तो आप पाठक ही पढ़ लेता है, तो कोई पाठक क्या गजल पढ़ते पढ़ते गजल लिखने लगता है? उसको जब तक सिद्धांतिक, उसका सिद्धांत क्या है, आखिर पुस्तकें जो छपती है इसलिए ना छपती है कि हम बतला सके कि इसका आकार प्रकार सिद्धांत क्या होता है। तो लघु कथा के लिए भी पुस्तकें हैं, उसके सिद्धांत शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए लघु कथा के सिद्धांत आलोचना पर लिखी पुस्तक का अध्ययन करना आवश्यक है। मेरी नज़र में अभी तीन चार पुस्तकें ऐसी है जिसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं और श्रेष्ठ सृजन का हम रास्ता खोज सकते हैं। यदि आपके भीतर लघु कथा लिखने का शौक़ है, और ऐसा कौन, अगर शौक़ हो तब, यदि आपके पीछे लिखने का शौक़ ही नहीं है तो आप सिद्धांत पढ़ने से आप थोड़ी लघु कथा लिखने लगेगा। अंकुर होनी चाहिए। यदि आपके भीतर शौक़ है लिखने की, तो आप लघु कथा लिखने का शौक़ है, आपको लगता है कि आप लघु कथा लिख सकते हैं, तो फिर किसी के झांसे में आकर विश्वविद्यालय या कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग समझ रहे होंगे, आजकल बहुत से विश्वविद्यालय लोग खोल रहे हैं, कॉलेज खोल रहे हैं कि हाँ आइए लघु कथा का अध्ययन कीजिए, 1 साल का कोर्स कीजिए, आपको लघु कथा का सर्टिफिकेट दे देंगे, आप लघु कथा लिखना सीख जाइएगा। ये सब अपने अपने केवल जेब को गर्म करने के ख्याल से करते हैं। अरे वहाँ भी वही काम करेगा जो आप एक पुस्तक पढ़ के कर सकते हैं। कोई जो नहीं कि आप 4000 रुपये खर्च कीजिए कि हाँ कोर्स लेने के लिए। आप आप 2-3 पुस्तकों को पढ़ लीजिए तो आपको इतना ज्ञान मिल जाएगा ना कि आपको, ये कोई MA का कोर्स हम थोड़ी कर रहे हैं, BA का कोर्स और डॉक्टरी कोर्स और डीलेट थोड़ी हमको लेना है कि हम वो कोर्स को पढ़ें। लघु कथा आप में प्रतिभा होगी तभी आप बढ़ सकते हैं, चाहे जितना कोर्स कर लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि विद्वान लोग लघु कथाकार बन जाते हैं तो जितने प्रोफेसर हैं सब लघु कथाकार होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए ऐसी संस्थाएं सिर्फ आपका आर्थिक शोषण करती है और आपके भीतर की कमजोरी और रुचि का नाजायज फायदा उठाती है। आप स्वयं पढ़कर, अध्ययन कर और नित्य अभ्यास कर और अपने सृजन को अपने जानकारी मित्रों तक दिखलाकर सीख सकते हैं। जो जानकार मित्र हैं उनको दिखलाइए। आपके वही टीचर हैं, वही शिक्षक है, वो शिक्षक नहीं है जो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कर रहा है। हो सकता है उसकी अपनी ही रचनाएं कितनी लघु कथा नहीं होगी, लेकिन आपको गलत दे सकता है। मेरी नज़र में अभी 4 पुस्तक है, मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, मैं हर जगह बोलता हूँ, ये 4 पुस्तक को एक बार देखा, हमने देखा है इसलिए बोल रहा है। इन 4 पुस्तकों को आप देखें, मैं पुस्तक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप ही नहीं समझिए कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो कुछ उदाहरण देना पड़ेगा ना। हो सकता है कि और भी कई पुस्तकें हो जो मेरी नज़र से ना गुजरी हो, लेकिन जो मेरी नज़र से गुजरी है उनमें 4 पुस्तक है जिसको कोई भी रचनाकार पढ़कर अच्छी रचना लिख सकता है। पहली पुस्तक है लघु कथा बहस के चौराहे पर, जो डॉक्टर सतीश साहब पुष्कर जी के संपादन प्रकाशित हुई थी। वो उस समय प्रकाशित हुई, उसके कवर पर मेरी ही कलाकृति छपी थी जब पहली बार प्रकाशित हुई थी, और उसका दूसरा संस्करण योगराज प्रभाकर ने निकाला है। तो लघु कथा बहस के चौराहे में आपको बहुत सारी बातें मिल सकती है। दूसरी पुस्तक है लघु कथा के समीक्षा बिंदु, जो मधुदीप के संपादन प्रकाशित हुआ है। उसमें करीब 25 पन्ने का मेरा भी एक लेख है। आप उस एक लेख को पढ़ जाइए, मैं समय निकाल रहा हूँ, मैं अपनी उस लेख को प्रकाशित करके सब जगह भेजूंगा। आप उस लेख को पढ़ लीजिए और फिर समझ जाइए कि लघु कथा की समीक्षा बिंदु क्या है, किस आकार, उसका आकार प्रकार क्या होना चाहिए, विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए, उसका अंत कैसा होना चाहिए, सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तीसरी पुस्तक है लघु कथा चिंतन और चुनौतियाँ, ये योगराज प्रभाकर ने निकाला है। 25 सवाल उसमें है इस तरह के, जिसमें सुकेश साहनी, कमल चोपड़ा से लेकर मैंने भी उसमें जवाब दिया है। बहुत सारे उसमें आपके भीतर के जो सवाल है जो आप एक शिक्षक से पूछ सकते थे, किसी प्राध्यापक से। नेत्राम भारती जी की है पुस्तक। हाँ मैं वही अभी चौथा नाम वही मैं चौथा नाम उन्हीं का लेने जा रहा हूँ। ये मैं तीसरी अभी जिस पुस्तक का जिक्र किया वो नेत्राम जी की है सर। लघु कथा चिंतन और चुनौतियाँ, उनका नाम है नेत्राम भारती के लघु कथा चिंतन और चुनौतियाँ। मैं बोल रहा हूँ लघु कथा के समीक्षा बिंदु, लघु कथा के समीक्षा बिंदु तो मधुदीप जी का है। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ लघु कथा के समीक्षा बिंदु जो है वो मधुदीप का है। उसमें मेरे 25 पन्ने का मेरे लेख है उसमें। बाकी ये जो लिए नेत्राम भारती का जो है लघु कथा चिंतन चुनौतियाँ, वो तो एक भेंट वार्ता की जैसा है, जैसा आप भेंट वार्ता में सवाल पूछ रहे हैं, साक्षात्कार है। उसमें सिद्धांत की बात ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस भेंट अब जैसे अभी आप भेंट वार्ता ले रही हैं, इसको आप जो मेरी भेंट वार्ता ले रही हैं, ये भेंट वार्ता कहीं प्रकाशित कीजिएगा तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ आदमी सीखेगा ही।
तो उसमें कई भेंट वार्ता में कई विचार इस तरह के आए हैं, उस तरह से सीखी जा सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है जो मधुदीप जी ने निकाला है, लघु कथा के समीक्षा बिंदु, बहुत प्रमुख पुस्तक है। इसके साथ साथ योगराज प्रभाकर के संपादन में प्रकाशित लघु कथा कलश श्रेष्ठ लघु कथा सृजन को समझने और सीखने के लिए एक शिक्षक की भूमिका अदा कर सकती है। तभी श्रेष्ठ लघु कथाकारों को पढ़कर ही आप श्रेष्ठ लघु कथा का सृजन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धेश्वर भाई जी। और लघु कथा के संदर्भ में आज हमने बहुत विशिष्ट चर्चा किया। अब मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगी कि आप अपनी 2 स्वरचित रचनाएं यहाँ वाचन करें, जिससे कि और एक तरह से उदाहरण हो जाएगा। इतनी बात जो हमने किया, उदाहरण स्वरूप 2 रचनाएं आप देखिए, उदाहरण स्वरूप तो मैं लोक कथा पढ़ने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी पाठकों की अदालत में खड़ा हो जाता हूँ और कोई जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ मेरी लोक कथा का अनुकूल हो। फिर भी आपका आग्रह है, मैं अपनी 2 लोक कथा पढ़ रहा हूँ और आप लोग निष्कर्ष निकालेंगे। पहली लोक कथा का शीर्षक है, जिसको कई लोगों ने पढ़ा है, देखा है। उसका शीर्षक है माँ। रूपा, हमारी शादी को 3 साल हो गए, आज हमारी दूसरी सालगिरह है। अच्छा, तुम सच सच बताओ कि ईश्वर की कृपा से घर में सभी सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद भी आजकल तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या मेरे प्यार में कोई कमी महसूस हुई है? ... बोलो ना रूपा, चुप क्यों हो? आखिर किस चीज़ की कमी है? एक औलाद की, एक भी बेटा या बेटी हो जाती तो मैं अपने जीवन को सार्थक समझती है। आजकल तो अपनी औलाद ही अपनी नहीं होती रूपा, क्यों ना हम कोई बच्चा गोद ले ले? अरे फिर भी तो अपना खून तो अपना ही होता है ना। अरे यह तो सोचने समझने का फ़र्क है रूपा, वरना आजकल अपनी औलाद भी अपने खून की कीमत अक्सर नहीं चुका पाती। तो फिर लेकिन बच्चे को गोद लेने के बाद भी तो मैं बाझ ही कहलाऊंगी ना। नहीं रूपा, माँ कभी बांझ नहीं होती। ये मेरी लघु कथा थी। हालांकि इसका अंत देखिए, इसका अंत मैं जो लिखा, माँ कभी बांझ नहीं होती, हालांकि उनका कहना था, ये मैंने एक बता रहे प्रयोग के तौर पर, योगराज प्रभाकर ने पढ़ा, उनको ये लघु कथा बहुत अच्छी लगी, लेकिन उन्होंने कहा कि माँ कभी बांझ नहीं होती। उसके जगह पर यदि आप ये लिखते हैं तो वो उनके हिसाब से बहुत अच्छी होती। जैसे अंत देखे किस तरह से प्रभाव करती है। इसको पंच लाइन योगराज प्रभाकर कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये भी कह सकते हैं कि नहीं रूपा, अगर उसे दिल से अपनाओगी तो यशोदा माँ कहलाओगी। बहुत सुंदर। अब देखिए, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम दोनों में से कौन संवाद को ले। कि एक संवाद बदलने से कई सारी बात हो जाती है। अब आप लोग बतलाएंगे भाई कौन संवाद ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये मेरी एक लघु कथा थी। और दूसरी लघु कथा है जो आज की सामाजिक विसंगतियों पर है, खुदगर्ज। बहना मानवेतर लघु कथा जिसको कहते हैं, उसका एक उदाहरण है। बहना, कुछ दिन पहले दिन भर में 2-4 बार चारा मिल जाता था खाने को, अब तो एक शाम दाना पानी मिलता है बस। क्या सारा चारा ग्वाला बाजार में बेचाता है? खूंटे पर बंधी गाय ने अपने बगल में के खूंटे में बंधी गाय से पूछा। नहीं बहना, ग्वाला बेचारा क्या करेगा? हमारे हिस्से का चारा तो सरकारी अधिकारियों और नेताओं ने हड़प लिया है। कहने को तो पढ़े लिखे, ऊंची शिक्षा हासिल किए होते हैं, किंतु ये लोग तो अनपढ़ों से अधिक जाहिल लगते हैं। इनकी सारी शिक्षा दूसरे का हिस्सा पचाने के काम आती है। तुम ठीक कहती हो बहना, ये इंसान बहुत खुदगर्ज होते हैं। इंसानों का हिस्सा तो पचाते ही हैं, हमारे मुंह का दाना भी। शुक्र करो बहना, एक शाम तो दूध मिल रहा है इन्हें, क्योंकि उन्हें मेरा दूध चाहिए ना, इसी स्वार्थ में। वरना इंसानों को जीते जी मारने वाले ये शैतान भला हम जानवरों को कब तक बख्शेंगे? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। नमस्कार। अब समय हुआ उपस्थित, मंच पर उपस्थित
विद्वत जनों से बातचीत का, तो मैं मंच पर उपस्थित वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ रचनाकार आदरणीय सुनीता दीदी को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के लिए। समय और जो आज कल का जो त्योहार है उस सबको देखते हुए कम समय में जी ठीक, बिल्कुल। धन्यवाद निशा। और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन, प्रबुद्ध लघु कथाकार और साक्षात्कार जिनका हुआ है सिद्धेश्वर जी, सभी को मेरा नमस्कार। मुझे कटघरे में लाके तुमने खड़ा कर दिया। तो सिद्धेश्वर जी ने जो कुछ भी आज साक्षात्कार में अपने विचारों को व्यक्त किया वो वाकई बिल्कुल सही और सटीक लगे मुझे। बिल्कुल उनका कहना कि लघु कथा जो है ये एक स्वतंत्र विधा है, बिल्कुल इसको अपन किसी से जोड़ ही नहीं सकते। लघु कथा निष्कर्ष नहीं देती है, उपदेश नहीं देती है, आदर्श स्थापित नहीं करती है। लघु कथा विसंगतियों को निकाल के रखती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से। एक गहरी विधा है, उन्होंने धीरे से इस बात को भी समझा दिया कि लघु कहानी और लघु कथा में अंतर बताइए। एक गहरी विधा है और मैं उनके इस विचार से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें और कहानियों को और कथाओं को नहीं जोड़ सकते हम। उसके बाद लघु कथा का अंत जो होता है उसमें हम लघु कथा के अंत में निष्कर्ष कभी ना दें। मैं अभी भी इन लोगों से यही कहती हूँ, लघु कथा का अंत एक विचार से हो जिसका मंथन किया जा सके, जिसके बारे में सोचा जा सके, वो लघु कथा कहलाती है। और पहले भी मैंने लघु कथा की परिभाषा में हमेशा यही देती हूँ, तो मेरी अपनी परिभाषा है कि लघु कथा वो होती है गरम तवे पे ठंडा पानी जोर से छिड़को और जो छन्न की आवाज आए, बस ये है लघु कथा। लघु कथा वो भी है जिसको पढ़ के एकदम वो तीर की तरह दिल में धस जाए और निकले बस आह, एक शब्द ये निकल आए, वो है लघु कथा या वाह। उसके बाद अब तुमने बोल दिया है कि समय का हम ध्यान रखें, तो बिल्कुल ध्यान रखते हुए आपकी ये कहानी लघु कथा, सारी मुंह से कहानी निकल आता है। माँ माँ शीर्षक वाकई बहुत ही भाव कर देने वाली और बड़ी विचार को बिल्कुल दहला के रख देने वाली। इसको हम सिद्धेश्वर जी बोले हैं तो ऐसा लगा जैसे माँ शब्द नहीं है, वो धरती है। धरती, माँ शब्द धरती की तरह विशद होता है और बहुत सुंदर ढंग से इन्होंने बांधा है। उसका जो शिल्प है वो इतना कसावट के साथ बंधा हुआ है कि कहीं से उसका धागा या तार या कोई चीज ढीली नहीं हुई है, बिल्कुल कसी है और आप उसको सुनते चले जा रहे हैं। शीर्षक है माँ और अंत है इसका माँ कभी बांझ नहीं होती। ये इसकी है पंच लाइन। माफ करें मुझे योगराज जी, ये मैं अपने विचार दे रही हूँ। योगराज जी ने कहा कि यशोदा माँ, लेकिन नहीं, ये लाइन सबसे ज्यादा प्रभावकारी है, सबसे ज्यादा असर छोड़ने वाली है, सबसे ज्यादा पंच मारने वाली है, सबसे ज्यादा दिल के भीतर जाने वाली कि माँ कभी बांझ नहीं होती। जी मुझे भी यही लगा, इसलिए कोई हो ही नहीं सकती। उनके बोलने के बाद भी मैं यहाँ इसलिए अपनी लोक कथा पाठ भी बदला नहीं। विशद वर्णन है, इतना विशद। माँ शब्द ही बहुत विशाल है यार। और दूसरे के बच्चे को, अनाथ बच्चे को लाई आश्रम, उसे माँ बन के पाले, वो कितनी बड़ी, क्या कहे, उसके लिए तो नमन ही नमन है पूरा। बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा दिल चाहिए किसी बच्चे को। तो ये अंत लाइन मैं नहीं कह सकती, योगराज जी का मतलब मुझे माफ करें, वो क्षमा करें, लेकिन ये जो है सिद्धेश्वर जी की लाइन, ये यहाँ पे बिल्कुल सही है। और मैं बार बार यही बात कहूंगी कि इससे बढ़िया पंच लाइन कहीं हो ही नहीं सकती कि माँ कभी बांझ नहीं होती। माँ शब्द में ही मतलब जुड़ा हुआ है कि वो बच्चों वाली है, बांझ शब्द आता ही नहीं वहां पे।
तो जब शीर्षक माँ है तो ये माँ शीर्षक बिल्कुल इस पंच लाइन पे एकदम सटीक और कस के बैठा है। इसने जकड़ लिया है पूरी की पूरी लघु कथा को। तो बहुत बहुत सिद्धेश्वर जी को बधाई। बहुत ये बहुत तो धन्यवाद मानक लघु आपका। कथा है, एकदम अलग लघु कथा है, बिल्कुल जानदार शानदार, क्या कह दें इस बारे में। और चलिए, कहीं इससे आपने सुझाव दिया तो मैं अब वही पंच लाइन रहने दूंगा। योगराज बोले थे, लेकिन आपको सुनना सबको चाहिए, करना वही चाहिए जो अपने दिल की कहे। नाराज हो जाए मुझसे भी नाराज लेकिन नहीं, तो इतना अच्छी अंदर लाइन है कि माँ कभी बांझ नहीं होती, बहुत दिल को छूती हुई, दिल में एकदम वो करती है, प्रभाव करती है। तो बस मैं यही कहूंगी कि सिद्धेश्वर जी की बहुत अच्छी, आज उन्होंने साक्षात्कार में हम लोगों को भी बहुत सी बातें पता चली, जो बात हम भी नहीं जानते थे, वो बातें उन्होंने बताई। परिभाषा अच्छी, सटीक परिभाषा, मैं भी यही परिभाषा मानती हूँ। और ये भी जब मानती हूँ कि कौन सी प्रथम लघु कथा है, अरे भाई किसको क्या पता, इनसे पहले कितने लेखक हो गए, और जिन्होंने छोटी छोटी, भीमचंद जी हैं और भी बहुत लोग जिन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के तो बिल्कुल फेमस है, वो तो प्रसिद्ध लघु कथा है, तो भाई प्रथम तो वो होनी चाहिए। परिहासनी अपन नहीं बोलते हैं। परिहासनी परिहासिनी, हाँ परिहासनी ये मैंने नहीं पढ़ी, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। परिहासनी परिहासनी तो वो होनी चाहिए। पर ठीक है भाई, जो विद्वजन कहते हैं या जो कहता है या जो अपने से बड़े लोग कहते हैं, अपने को विरोध नहीं करना है। ये तो मेरी मानना है कि विरोध किसी से मत करो भैया सब सही है, वो भी सही है, हम भी सही है। रचनाकार को इस पचड़े में पढ़ना भी नहीं चाहिए। रचनाकार को अपना सृजन से मतलब है, पहले कौन लिखा उससे क्या इन्होंने एक बात मुझे बहुत अच्छी पसंद आई कि भाई पढ़ो। अरे भाई पढ़ो वही जो पढ़ने लायक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि आप सब पढ़े चले जा रहे हो, तो है ना, वो पढ़ो जो, जैसे अभी बताई इन्होंने 4 किताबों का वो भी किया। योगराज जी भी मैंने पढ़ा, उनका इंटरव्यू किसी ने लिया था, क्या शानदार इंटरव्यू था, बहुत बढ़िया। तो ऐसी चीजें पढ़ो जिससे अपन कुछ निकाल सके, लघु कथा लिखने वाले लोग। और लघु कथा को बड़ी गंभीर विधा है भाई, इसे कोई हल्के में ना ले, ये मैं बार बार कहती हूँ, बहुत ही गंभीर विधा है। आप कहानी इजीली लिख सकते हैं कभी कभी आप, और भी दूसरी जो छोटी लघु कहानी है, ये है थोड़ा यथार्थ, थोड़ा गप मार मूर के लिख सकते हैं, लेकिन लघु कथा के साथ मजाक मत करिए। लघु कथा बहुत गंभीर है, इस पे पूरा ध्यान देके, मानकों पे बैठ के सोच के ही इसे लिखा जाए। बस धन्यवाद सबका, इतना ही कहूँगी। धन्यवाद 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 सुनीता देव। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ आदरणीय कल्पना भट्ट दीदी को। वे मंच पर उपस्थित हैं, आइए, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सिद्धेश्वर सर नमस्कार, मंच को नमन। सर ने जो बातें कही हैं वो सही है, बिल्कुल सही है। तुम्हारी निशा एक प्रश्न का मैं मतलब मुझे थोड़ा सा क्लियरिफाई करूंगी। क्या है, देखो लघु कथा एक आंदोलन के थ्रू गुजरी है। तो जब लघु कथा का जब आंदोलन हुआ था वो समय और था। अब जैसे ब्रिटिश का समय का भारत है और अब का भारत है, उसमें अंतर है ना। तो लघु कथा के मानकों को अगर देखा जाए तो जिस समय ये लघु कथा के विधा के रूप में ना लेकर एक प्रयोग की दृष्टि से जब वरिष्ठों ने जब इसको लिया था, तब मैं सोचती हूँ कि उन लोगों ने शोध किया होगा कि कौन सी चीजें हैं जो हम जैसे लिख रहे हैं उस प्रारूप में आती है जी। जैसे अब दूसरी बात यह है, तो उसको स्टडी किया होगा, तब तो हमारे पास ना तो गूगल बाबा थे, ना तो कुछ और था, ना तो इतना कोई आवन जावन के लिए कोई इतना बहुत ट्रांसपोर्टेशन था। भाई उस दौरान बहुत लाइब्रेरीज होती थी, लेकिन वो कौन सी लाइब्रेरी में मिलेगा वो भी ढूंढना पड़ता था। तो लोग जाते थे, एक दूसरे से संपर्क करते थे, बैठते थे, आपस में बैठ के चर्चा करते थे, डिस्कशन होता था और वो फेयर डिस्कशन होता था। तो ये सारी चीजें शोध से ही आई हैं।
तो उस दौरान की अगर हम तुलना करें कि उस दौरान की लघु कथाएं ऐसी थी और आज की लघु कथाएं ऐसी हैं, तो वो तो स्वाभाविक है। समय बदल रहा है तो समय के हिसाब से विषय भी बदल रहे हैं और लिखने का ढंग भी बदल रहा है। तो आप सुदेश्वर जी बड़े वरिष्ठ हैं, सुनीता जी वरिष्ठ हैं, तो जहां तक मैं समझ रही हूँ लघु कहानी का जो अभी कंसेप्ट आया है वो अभी कुछ सालों पहले आया है। इसके पहले तो लघु कहानी था ही नहीं। कहानी थी, सिर्फ कहानी थी, कहानी थी, कथा थी, कहानी थी, कथा कहानी। लघु कहानी का कंसेप्ट नया आया है, जैसे गजल में सजल आया। हाँ, ये मैं मानती हूँ। हाँ, इस तरह का विचार आपका सही। ये इस तरीके से क्या है कि ये परिवर्तन स्वाभाविक तरीके से आते जा रहे हैं, तो इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इसमें हमारे शोध भी हमें अपने आप में करना चाहिए अगर हम अपने आप को विद्यार्थी मानते हैं। भाई सामने वाले ने वो कहा, उसको तर्क कुतर्क न करके हम उस विषय को अगर मानसिक तौर पे हमारे दिमाग में अगर वो एक कीड़ा जैसे लग गया है या कौंध रहा है हमें, तो उसका हमें खुद को रिसर्च करना चाहिए। अब बट नक्शल है कि एक व्यक्ति का रिसर्च दूसरे व्यक्ति का है, इसमें एक ही क्षण की कथा होती है, इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं काला घोड़ा ये सब तो नहीं चलता ना। उसमें जो चीज उसमें चाहिए उतनी ही चाहिए ना। ये हाँ, तो देखो हम जो चीज नहीं है उस पे तो हम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो चीज है उनमें देखो, अगर जितनी भी परिभाषाएं दुनिया की लघु कथाकारों ने जितनी भी आज अभी तक में परिभाषाएं दी ना, उसमें से सार निकालना, कुछ बातें कुछ बिंदु बिल्कुल एक से हैं, सटीक है बिल्कुल, उसको आप और हम भी झुठला नहीं सकते। हम अगर विद्यार्थी हैं तो हमें उन सटीकता को लेके, सटीक बातों को लेकर हमें आगे बढ़ना है, इधर उधर की बातों को छोड़ देना, नहीं तो वो हम भटकते जाएंगे। अरे यार उसने तो ये कहा था, अरे यार उसने तो ये कहा था, अरे उसने तो ये कहा। अरे भाई क्यों भटकना है? सही है, उसको निचोड़ निकाल लेना, निचोड़ निकाल के, और अगर उसमें फिर भी कीड़ा अगर काट रहा है आपको दिमाग में, तो उसको शोध करो ना भाई, किसने मना किया है? पुस्तकें रखी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, अब तो हमारे पास कम्युनिकेशन की भी इतनी आदान प्रदान हो रहा है, इतना फास्ट कम्युनिकेशन है, अपने संपर्कों से, अपने किसी भी उससे, मीडिया से, किसी भी माध्यम से आप उसको शोध करिए ना। वो ज्यादा बेटर होगा कि डिपेंड करें हम, अरे इन्होंने कहा तो ये सही होगा, इन्होंने नहीं, अपने खुद का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल यही बात सदेश्वर जी भी तो यही बात बोले। मैंने भी तो यही कहा। आप जो बात बोल रही हैं, ये तो मैं पहले बोल दिया कि परिभाषाएं बहुत हो सकती है, कई परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन आप जो एक बात बोल रही हैं कि आंदोलन के समय जो तय किया गया, उस बात को कुछ सोच के ना हम लोगों ने तय किया, तो उस बात को तो आज हमको मानना चाहिए ना। अब आप लघु कहानी को हम लघु कथा नहीं ना कह देंगे। लघु कहानी आप कहते रहिए, आप अलग चीज कह सकते हैं। अब जैसे कि गजल है, अब गजल आप कह रहे हैं, तो गजल तो अपने ढांचे में गजल होनी चाहिए। अगर आप उसको मात्रा तोड़ के कुछ आप आजाद गजल कहिए, तेवड़ी कहिए, कुछ और शब्द कहिए, गजल नहीं कर सकते। उसी प्रकार लघु कथा है, आप उसको लघु कहानी कह के नहीं ना प्रस्तुत कर सकते। मेरा ये कहना है, लघु कथाएं आती है, आज भी मंच पर कई लघु कथाएं आती है जो कि लघु कहानी या छोटी कहानी का स्वरूप होता है। आगे बेटा, नहीं बोलो क्या बोल रहे हैं। हाँ, वो लघु कहानी का स्वरूप होता है, इसलिए ये मेरे मन में प्रश्न पैदा हुआ था। तो आज के लोग क्या कर रहे हैं कि आज के लघु कथा में जिस लघु कथा में काल दोष है या कुछ कई पात्र आ गए हैं, अब लोग सोचते हैं कि इससे बचने के लिए हम लघु कहानी नाम दे दें, तो वैसे थोड़ी हो जाता है। लघु कहानी के लिए भी आपको थोड़ा और विस्तार जाना चाहिए।
लघु कथा अलग चीज है, कहीं लघु कथा निशा, अलग चीज है। एक बात सुनीता जी आप भी सहमत होगी, कई रचनाएं ऐसी आती हैं उसको आप लघु कहानी भी नहीं कह सकते। हाँ और क्या, मानती हूँ, बिल्कुल ऐसी भी आ सकती बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा कहानी हूँ, भी वो न नहीं लघु कथा और होती है न लघु कहानी वो होती है। पता नहीं कुछ भी लिख रहे हैं, हाँ, बस बस। इतनी सारी घटनाएं हैं, इतने सारे पात्र हैं, कुछ भी एक पता चला कि एक व्यक्ति है वो मतलब एक मकान में है, दूसरे सीन में पता चला कि वो ऑफिस में। अरे भाई मकान और ऑफिस के बीच में कोई अंतर तो होगा, वो अंतर कहाँ गया? तो उसको लगता है बड़ा अजीब सा जंपिंग जो करते हैं ना, तो वो बिल्कुल सबके ऊपर से, हाँ जंपिंग तो लघु कथा में कि लघु कथा को हम जंप कर दिया जाए। वही बात है कि कहानी में भी नहीं चलता, ऐसी बात है कि वो वो अपनी कहानी में भी नहीं चलेगा, कहानी में भी नहीं चलेगा। वो कहानी में भी नहीं चलेगा। हाँ, जबकि तालमेल तो हो, कुछ तो तालमेल बैठे, बिना तालमेल का हम कह दे रहे हैं भले उसको लघु कहानी, वो लघु कहानी भी नहीं होती ना, लघु कथा तो बिल्कुल ही नहीं होती है, लघु कथा को तो छोड़ ही दो भाई। आज हर गली में एक लेखक है, एक पत्थर मार दो आप तो वो लेखक मिल जाएगा एकदम से। क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। भाई आप और हम भी इसी श्रेणी में कभी रहे हैं, तो सभी इस दौर से गुजर रहे हैं। बस ये है कि अपने आप का अध्ययन मुख्य है कि अपने अध्ययन खुला रख, अपना अध्ययन खुल के करो, बिल्कुल मनन से अपना चिंतन मनन। लेखन का तत्व है वो, सबसे पहला तत्व यही होना चाहिए कि अपना लेखन और स्वतंत्र लेखन करें, दबाव में नहीं, प्रेशर में नहीं कि हमें भी करना है, वो उसने कर दिया तो मुझे भी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत और मंच पर उपस्थित है, बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना दी। मंच पर उपस्थित है अनीता रश्मि जी, वरिष्ठ लघु कथाकारा है, साहित्य सृजन में सक्रिय है। मैं इन्हें मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, आपका स्वागत है। दो शब्द सबने बोला कि ज्यादा वर्णन नहीं होना चाहिए, तो जैसे आपने बोला कि घर और ऑफिस, तो वहां पर पूरे रिश्ते म्यूट है आपका, अर्चना जी म्यूट है, ऑन करिए, माइक ऑन करिए। ऑनलाइन में भी आपने बोला कि लघु कथा में ज्यादा ऐसे वर्णन नहीं होना चाहिए। फिर घर और ऑफिस अगर अलग अलग बताया जाए तो उसमें रास्ते का वर्णन तो नहीं ही होना चाहिए ना, द्वारा पसंद की जा रही है। लेकिन सबसे अधिक अगर कीमती परंतु संघर्ष है तो लघु कथा के साथ, इतने किसी विधा के साथ मैंने नहीं ये शुभ संकेत है, ये शुभ संकेत है। हाँ और आज ये पूरा विश्व लघु कथा का मुखापेक्षी हो गया एक तरह से, सारे छोटे बड़े विश्व भर के लोग इससे जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो बहुत जरूरी है अध्ययन। जब आप अध्ययन करेंगे तब आप बातों को समझ पाएंगे, और जो पुरोधा कह रहे हैं, जो बड़े लघु कथाकार कह रहे हैं, उनकी बातों को भी लेकर चलेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि बड़े लघु कथाकार की बातें भी एक दूसरे को काटती हैं। काटते ही नहीं, वे खुद अमन नहीं कर रहे हैं, हम लोग के जमाने में वे अपने सिद्धांत पर अमन नहीं है। करती थी, लेकिन भटकाव तो नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑफिस और घर की बात लेके एक साथ चलो। ऑफिस आपको संदर्भ के रूप में आ सकता है, इन दो बातों को एक साथ जोड़ दो, ये नहीं, दो स्थितियों को, ये नहीं होता था। संदर्भ के रूप में आप ऑफिस की बात ला सकते हैं। तो हम लोग भी लिखा करते थे, लंबी रचनाएं उसमें आती थी। तारिका में भी मेरी 2 लंबी रचना छपी है। अब तो मैं उतनी लंबी नहीं लिखूंगी, लेकिन उस समय वो मान्य था। पर अब जब परिवर्तन आ रहा है, अब जब लोग बता रहे हैं कि काल दोष ना हो, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही आगे प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है और वो आवश्यक है। तो हमें बहुत पढ़ना चाहिए, अच्छे अच्छे लघु कथाकारों की किताबों को पढ़िए, समझिए। आका धापी बहुत है लघु कथा में, सब कुछ इतनी छोटी रचना है, बस 5 लाइन लिख दो, 10 लाइन लिख दो और मैं भगवान बन जाऊंगी या बन जाऊंगा।
वो मत सोचिए, आप मेहनत कीजिए। हम लोग भी संघर्ष करते करते, मेहनत करते करते आज समझने लगे हैं, तो पहले समझने की कोशिश कीजिए, मैं तो यही कहूँगी। इसका मतलब नए लोगों से इसका मतलब मैडम लघु कथा में जो चरित्र है वो एक ही स्थान पर रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि लघु कथा सिर्फ एक काल की कहानी है, तो उसमें आप सब काल कैसे कर देंगे? फ्यूचर टेंस को तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, भविष्य काल तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि आगे क्या होना है तो भविष्य तो आता ही नहीं है लघु कथा में। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आगे क्या होना है, अभी मैं बैठी हूँ, अभी 2 मिनट के बाद खत्म हो जाऊं तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता ना इसको, तो ऐसी चीजें तो लिखना ही नहीं चाहिए। अब रही 2 काल रहे, वर्तमान काल और भूतकाल, तो अगर आप लिख रहे हैं तो अभी लिख रहे हैं, मतलब जो लिखा जा रहा है वो अभी लिखा जा रहा है, तो आपको अगर कोई घटना को ऐसी तरीके से दर्शाना है तो उस घटना को आप फ्लैशबैक में दिखा दीजिए, तो उससे क्या होगा, आप काल दोष से आपको बचा जा सकता। जैसे उसे याद आया 2 दिन पहले भी उसके साथ देखिए ऐसा हुआ था। एक मिनट, अब जैसे याद आया हम लिखते हैं, तो भाई याद आया, अब मुझे कुछ याद आ रहा है, अब आप सुधा जी बताइए मुझे क्या याद आ रहा है? हाँ, कुछ नहीं। नहीं, आप बताइए ना मुझे क्या याद आ रहा है, आप बताइए मुझे क्या याद आ रहा है। हम नहीं बता सकते, वो तो आप ही बतला सकेंगी। हाँ, तो अब ये क्या हुआ, हम लेखक के रूप में उस कथा को लिख रहे हैं, तो वो पात्र को याद आया, तो ये कौन जानता है? या तो वो पात्र जानता है और या तो लेखक जानता है। तो ये लाइन यूज हो सकती कि उसे याद नहीं, आया। याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा है, वो बात ही गलत है। आपको याद आने वाली चीज लिखना ही नहीं है, उसको ये याद आया कब, या तभी बैठे बैठे उस वो हो गया, मतलब ऐसे में कोई आपत्ति नहीं है कि आगे बढ़ने में, आगे भी ऐसे बढ़ना है कि वो चीज झलके भी ना, वो काम भी हो जाए, क्योंकि हमें लिखना है लघु आकार में। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये नहीं बोलोगे कि अभी 5 मिनट में गाड़ी से गया फिर पैदल गया, तो ये तो बढ़ा रहे हैं ना हम चीजों को, हम उसको गति जरूर देना है, लेकिन उसको इतना बोरिंग नहीं करना है कि आदमी पढ़ते पढ़ते ये लगे कि क्या है, अभी गाड़ी में चल रहा था अभी पैदल जा रहा है, क्या है, इससे आगे भी तो, मतलब कथा तत्व में गति होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि सुधा जी करुणा जी की बात समझ गई होंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और मंच पर उपस्थित आदरणीय कुमुद दीदी, उनसे 2 शब्द चाहूंगी। आपके माइक म्यूट है जी, माइक ऑन कर लीजिए दीदी। हाँ, धन्यवाद निशा जी। आज के कार्यक्रम के साक्षात्कार के अतिथि सिद्धेश्वर जी और उपस्थित सभी दिग्गज लघु कथाकारों को मैं अभिवादन करती हूँ। और सिद्धेश्वर जी के जितने भी निशा जी ने प्रश्न किए, मैं हालांकि 15 मिनट विलम्ब से उपस्थित थी, क्षमा चाहती हूँ, और लेकिन मैंने जितना भी उनका साक्षात्कार सुना और उसके जो प्रश्न थे उनके बहुत ही सटीक विस्तृत प्रत्युत्तर उन्होंने प्रस्तुत किए, जो हमारे लिए काफी लाभकारी हैं। और उनके ऊपर उनकी जो 2 लघु कथाएं थी और उनका पूरा जो विस्तृत साक्षात्कार था, उस पर सुनीता जी ने जो विवेचन किया वो भी काफी विस्तार से था। तो अब हमारे लिए कोई आगे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। और जो 1-2 क्वेश्चन थे उनके ऊपर जो कंफ्यूजन था वो भी कल्पना जी ने और अनीता जी ने दूर कर दिया। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि इसमें एक साक्षात्कार के साथ लघु कथा पर काफी विस्तृत चर्चा हुई। और सिद्धेश्वर जी ने जो 2 बातें कही, एक तो अपने मूल्यों को साथ में रखें, और ये जो आजकल क्लासेस चल रही हैं उससे नहीं होगा, सिद्धांतों को पढ़ें और जो अच्छी लघु कथाएं उनको पढ़ें तो आप अच्छी लघु कथा लिख सकते हैं। तो मैं भी इस बातों से सहमत हूँ। साथ ही मैंने भी अभी मेरी कलम बहुत कम चल रही है, क्योंकि इतनी सब कहानियां पढ़ के, लघु कथाएं पढ़ के इतना कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि कई दिग्गज बड़े बड़े लघु कथाकार हैं जिनकी इतनी प्रशंसा होती है, वो भी जो बड़ी बड़ी लघु कहानियां जो आजकल चल रही हैं, लघु कथा के नहीं है, वो कहानियां हैं, लेकिन उसको भी लघु कथा के रूप में प्रशंसा पा रही हैं वो।
तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लघु कथा होना कितनी बड़ी चीज है। लघु कहानियों को भी लोग लघु कथा के रूप में लिखते हैं और उसको लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मेरा ये प्रश्न है कि एक्चुअल में ये लघु कहानियां को लघु कथा क्यों कहा जा रहा है? नहीं नहीं, मैंने तो अभी कहा, इसीलिए मैंने कहा कि जो मुख्य धारा के रचनाकार हैं, जिन्होंने सिद्धांत बनाया है, वे खुद सिद्धांत को तोड़ रहे हैं। ये बहुत विवाद, ये दिग्भ्रमित कर रहा है नए रचनाकारों को। मैं तो पहले ही कहा ये नहीं होना चाहिए, गलत काम कर रहे हैं लोग। इसके लिए मैंने कहा कि जो मैंने 4 किताब बताई उस किताब को पढ़िए, तो आपको सिद्धांत के जब पढ़िए तो हम क्यों किसी की बात मानेंगे जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करें। विषय अच्छा लगता है तो उसको उसकी तारीफ होने लगती है और उसको स्वीकार किया जाने तो लगता है। हमने तो पहले कहा कि बहुत सी बड़ी पत्रिकाएं हैं जो लंबा विषय लेकिन बहुत अच्छा आप ये नहीं देखिए कि किस पत्रिका में छपी है। साहित्य अमृत के विशेषांक में नाम लिख के देख कर लोग लघु कथा छाप देते हैं, भले वो लघु कहानी है या कहानी है। तो ये नहीं देखिए, अब जब आप सिद्धांत पढ़े रहिएगा, जाने रहिएगा ना, तो आप खुद उसको काट सकते हैं, चाहे वो रचनाकार बड़ा हो या छोटा हो। उससे क्या होता है, खुद काट दीजिएगा। तो उन 3-4 किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है लोग को। और जहाँ अच्छी लोक कथाएं छपती हैं, जैसे योगराज प्रभाकर छापते, हमने उदाहरण दिया लघु कथा कलश, उससे आप उदाहरण ले सकते हैं कि निश्चित तौर पर इसमें अच्छी लोक कथाएं मिलेगी। तो खाली अधिक पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, सही चीज पढ़ना बड़ी बात है जी। तो ये जो बड़े बड़े लघु कथाकार हैं, वो उनकी जब लघु कहानियों की प्रशंसा लघु कथा के रूप में करते हैं तो लोग हिम्मत नहीं करते हैं उसके खिलाफ बोलने का। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो मैं नाम देकर नहीं बोलता हूँ, उनसे लोग खफा रहते हैं। मैं खुलेआम बोलता हूँ, यदि कोई गलत है तो गलत है, चाहे वो कितना बड़ा रचनाकार हो। ये सुनीता जी, कल्पना जी बड़ी कहानीकार भी है, लघु कथा। सुकेश साहनी बहुत बड़े रचनाकार हैं, लेकिन उनकी एक लघु कथा पढ़े तो 2-2, 3-3 पन्ने तक चली जा रही है। तो आप आंदोलन में तो बोलते थे लघु कथा लंबी होनी चाहिए, कहानियां भी कहा जा रहा है। तब आप कहें कि एक दिन की घटना में तो एक उपन्यास में लिखा जाता है। एक फिल्म आई थी 24 घंटे में वो एक पूरी फिल्म बन गई, तो क्या वो लघु कथा हो गई? तो ये सोचना होगा ना। प्रश्न मेरा भी यही है। कुमुद जी, आपके मेरी बात सुनिए, तत्व दोनों के अलग हैं। हाँ, कथा वस्तु अलग है, कथा के तत्व अलग है, कहानी के तत्व अलग हैं। उनको आपको क्लियर करने के लिए आपको खुद को पढ़ना पड़े। मैं फिर कह रही हूँ, आप वक्तियों पे ना जाकर उसकी थियोरी को आप खुद पढ़ें, आप खुद उसका मनन करें, आप खुद उसका कंक्लूजन आप खुद निकालें। आप जितने लोगों से पूछेंगे ना, उतने ही आप कंफ्यूज होते जाओगे और ये कंफ्यूजन बिल्कुल जलेबी बना के आपको रख देगा। अगर उस जलेबी से आपको निकलना है तो इसका अध्ययन आप खुद करें। लघु कथा के तत्व, पहले लघु कथा के तत्वों को समझें, कहानी के तत्वों को समझें, फिर उसको कंपेयर करें, फिर उसको डिफरेंशिएट करें, तो वो चीज अपने आप क्लियर हो जाएगी कि कहानी, लघु कहानी, अब कहानी और लघु कहानी में भी अंतर है ना। तो वो जब तक हमारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे, तब तक वो हम अपनी रचना को, उसके लिए जरूरी है हमारा अध्ययन करना। अपनी रचना को आप खुद आलोचक बन के देखिए और स्वयं पाठक बन के समझिए कि हम किसी दूसरे की रचना पढ़ रहे हैं। आपको खुद सुधार कर लीजिएगा। आप फन्ना नहीं देखिए, फन्ना ने क्या लिख दिया, वो तो नाम के आधार पर अभी भी छप जाएंगे, भले उनकी लघु कहानी हो, लेकिन आपकी लघु कथा रहेगी तब भी छपेगी, क्योंकि आप नाम के आधार पर नहीं छपने वाले। जहाँ तक है कोई रीडिंग नहीं होती है और जो छप जाती है, और अपन जब पढ़ते हैं तो अपन खुद कंफ्यूज होने लगते हैं कि होता नहीं है। दरअसल संपादक कोई होता नहीं है। पहले के संपादक सुधार भी करते थे और शब्दों को घटाते बढ़ाते भी थे, उनके पास विद्वता थी। आज के संपादक लोग पेस्ट करते हैं, वहाँ से उठाकर जिस तरह आप मैटर पेस्ट करते हैं ना, उस तरह पेस्ट करते हैं के चलते हैं कि कोई मुझसे नाराज ना हो। तो ये उद्देश्य रख जाते हैं और रचनाकार खुश हो जाते हैं कि बहुत बढ़िया रचना है, मेरी रचनाएं छप रही है। हम देख ही रहे, बहुत ही आनंद आया। और आज हमारे विशेष अतिथि पटना से सिद्धेश्वर जी बड़े ही
अच्छी अच्छी जानकारियां से लबरेज होकर पधारे और सभी लोगों को जानकारियां बताई और सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। तो सिद्धेश्वर जी को बहुत समय से प्रयास कर रहे थे कि मंच पे आए और अब मौका मिला है। उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम भी धन्यवाद देते हैं आप लोगों को। शोभा बढ़ाई और मंच को उन्नत किया। और हमारे वरिष्ठ लेखक आदरणीय कल्पना दीदी जी, सुनीता दीदी माँ और मधु जैन जी, कुमुद दीदी, आज उपस्थिति तो करीब 30-35 के ऊपर चली गई है। हमारी वरिष्ठ अर्चना जी तो आज करीब 35। हाँ, तो दरअसल क्या हुआ कि आज ऐसा लग रहा था कि राखी के अवसर पे लोग कम आएंगे, लेकिन देखिए कमाल हो गया, हमारे सारे रचनाकार उपस्थित हैं। बहुत अच्छा लगा। आप सब अपने कीमती समय निकाल कर मंच पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब कल राखी है, आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सब बहनें, मैं आपका भाई, मुझे भी भाई में जोड़ लीजिए। बहुत रक्षाबंधन की हमारी भी शुभकामनाएं आप लोग स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी जी, अब तो ये अपनी बात होगी। अनीता जी भी विशेष निवेदन से आज पधारी है। बहुत अच्छा लगा। जाने का जी नहीं करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि अभी बातें किए जाओ। और सब लोगों का इतना प्यार है आपस में, और वास्तव में मंच को भी इतना प्यार देते हैं आप लोग कि मैं इस चीज से मुझे हिम्मत मिलती है कि इस कार्यक्रम को मैं आप लोगों की बदौलत ही चला पा रहा हूँ। अकेले संजय भैया को नमस्कार। नहीं है। नमस्ते संजय जी पधारे हैं भोपाल से। निशा जी के जो प्रश्न रहते हैं वो भी हर बार के साक्षात्कार से अलग रहते हैं, जिससे सबको और नई प्रश्नों के उत्तर जो मिलते हैं, प्रति उत्तर, वो बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि निशा जी नए प्रश्न लेकर आती हैं, वो रिपीट प्रश्न नहीं होते हैं। वो बहुत बहुत आभार। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले वाचन में सितंबर प्रथम सप्ताह में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं। सभी को राखी की शुभकामनाएं। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। हमारी भेड़ वार्ता देखने के लिए भी आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर अजय जी और निशा भास्कर जी को। बहुत अच्छा लगा। जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप लोग उपस्थित हैं, बहुत बड़ा अच्छा लगा। पुनः धन्यवाद और आभार।